चलें सारे लोग एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी। तो सर उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा असल ऑब्जेक्टिव क्या है, लोग सोचते होंगे रिटर्न्स का, ठीक है, कि हमने रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम यही समझते हैं कि हम रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, कि हमने रिटर्न फाइलिंग करनी है। ठीक है, याद रखें कि रिटर्न फाइलिंग के लिए कुछ ज़रूरी कंसेप्ट हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम जाएं तो किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है। हम अगर थ्योरी में ना भी पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है जो हमें गाइड करेगा कि रिटर्न किस किस ने फाइल करनी है। तो सर हमारा जो कानूनी तबार से सेक्शन 114 है, दिस टेल्स अस हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल ITR इनकम टैक्स रिटर्न। सर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट लोग लिखे हुए हैं, उसमें लिखी एक लंबी चौड़ी उसने लिस्ट दी है, उसमें हर वकील हर चार्ट होगा। खैर आप लोग के पास टाइम मिले आपके लॉ है, उसकी वजह यह है कि हम बड़े सारे लॉज देखते हैं, हम कितने को लॉज फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आप लोगों में से बड़े शरीफ लोग हों, लेकिन बड़े सारे लोग हम उतना ही लॉ फॉलो करते हैं जितना हमें फायदा देता है। ठीक है, नॉर्मल लोग आते हैं कि सर मैंने रिटर्न फाइल करनी है। भाई क्यों फाइल करनी है? सर बैंक से प्रॉफिट आना है, अगर फाइलर नहीं होगा तो डबल टैक्स कट जाएगा। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये फाइलर होना चाहता हूँ कि मैंने गाड़ी के टोकन लगवाने हैं। कोई आते हैं सर प्रॉपर्टी बाय करनी है। ये नहीं कि हम लोग आते हैं फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि हम फाइलिंग करना चाहते हैं, वी डू फाइलिंग फॉर द सेक ऑफ टैक्स सेविंग्स स्लैश बेनिफिट्स। अब इन टैक्स बेनिफिट्स को कहाँ कहाँ पे रेट कहाँ, तो हम बाद में चल के आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्ट का लिंक है। पॉइंट जो है वो ये है कि वो कहता है कि अ पर्सन हु हैव obtained NTN is required to file ITR। उस बंदे ने जिसने NTN ले लिया है उसने रिटर्न फाइल करनी है। अब यहाँ से फिर NTN क्या है? ठीक है, बड़े सारे लोग कहते हैं सर वो जो FBI के साथ हम रजिस्टर्ड होंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो NTN है। उसको आपके सेक्शन 181 सब सेक्शन 4 ने डिफाइन किया। उसने कहा कि आफ्टर 2015, ठीक है, योर CNIC इज योर NTN। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन नया रेज हो गया कि सर यहाँ पे एक भाई हैं, ये साहब हैं, इन्होंने कभी फाइलिंग की नहीं, FBR के पोर्टल को विजिट ही नहीं किया, क्या इनका CNIC भी NTN है? और ये मैडम है, ये रिटर्न फाइल करती हैं, और क्या इनका CNIC भी NTN है? उसने कहा फाइलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा NTN, उस बंदे का CNIC will be equal to NTN if person gets himself slash herself enroll on the IRS पोर्टल। एक बंदा जो अपने आप को IRS पोर्टल पे एनरोल कर ले या रजिस्टर कर ले, सिर्फ उसी का CNIC NTN होगा, दूसरे बंदे का CNIC NTN नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फिर इसका मतलब ये है कि जो बंदा जाके एक दफा इस घर में घुस जाता है FBR के, तो फिर FBR वापस नहीं आने देता। ठीक है, फिर आपका सर सेक्शन 114 ही उसका सब सेक्शन 6 आपको बताता है कि अगर हमने फाइलिंग कर कोई मिस्टेक कर दी, कोई ओमिशन हो गई, ये वो अंताई पॉइंट सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं हर चीज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। यानी कि हमने फाइलिंग के दौरान अगर एरर स्लैश ओमिशन हो गई तो देन
वी में रिवाइज ITR, ठीक है, हम अपना इनकम टैक्स रिवाइज कर सकते हैं। इस चीज की पावर्स आपको, सर ये एक्सेल आपको मिल जाएगा, अगर आप इन चीज़ों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, शायद वो मेरे लिए ज़्यादा कामयाबी है एज कम्पेयर टू अगर आपका ध्यान इस तरफ हो। ये सर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, आप लोग भले इसको कल को प्रिंट निकलवाना चाहें प्रिंट निकलवा लें, इसकी सेटिंग करना चाहें सेटिंग कर लें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, ये लॉ ने हमें गुंजाइश या पावर दी है, कहाँ पे दी है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसका कुछ कंडीशंस हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि सेक्शन 114 हमें बताएगा किस किसने रिटर्न फाइल करना है। सेक्शन फिर इसमें एक पॉइंट है कि जिस बंदे ने एनटीएन ले लिया उसने रिटर्न फाइल करनी है, एनटीएन को हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा हम अपने बेनिफिट्स के लिए रिटर्न फाइल करते हैं, और देन हमने कहा कि हम अगर रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक कर दें तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, वो भी हमारे पास पावर है, ठीक है। जब हमने इसको डिस्कस कर लिया कि किस किस बंदे रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप लोगों में से कोई बंदा इसको पढ़ना चाहे तो सर आप लोगों ने क्या करना है, सर व्हाट यू विल बी डूइंग, सर आप लोग को, माजरत भाई माजरत, कुछ पॉइंट्स नहीं लिख पाया, ठीक है, ऑनलाइन वालों को। ये सर पॉइंट है, रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 114 बताता है किसने रिटर्न फाइल करनी है, अभी उसमें जुबानी जुबानी पॉइंट बताए। सेक्शन 181(4) की बात की, CNSE की बात की। ये उसके बाद हम बेनिफिट्स के लिए बात करते हैं, सेक्शन 114(6) बताता है कि हम अपने बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। कर लेता हूँ, ये 5-7 दफा चीजें रिपीट होंगी, बेफिक्र है। सर अब हमने ये देखना है कि अगर आप लोगों में से कोई बंदा इसको पढ़ना चाहे तो मुश्किल नहीं है, आसान है। सर FBR की मेन वेबसाइट पे जाना है, fbr.gov.pk, ठीक है भाई। स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर है, आप तो स्क्रीन शेड भी है, आप काइंडली अपनी तरफ नेटवर्क को देखें। यहाँ पे आके सर ये आपका पेज है ऑर्डिनेंस, ठीक है, सॉरी ये ऑर्डिनेंस। यहाँ पे जब आप ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लिक करते हैं इस जगह पे, तो जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने सर एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी। सर्कुलर पे अगेन क्लिक हो गया, ऊपर ऑर्डिनेंस पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आ गई। इस पेज के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ये नीचे। जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर, तो एक नए पेज पे हम चले जाते हैं। यहाँ यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेरे दोस्तों आपने फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें कई लोगों का सवाल होता है, परेशानी होती है कि सर ये बाकी क्या पड़े हुए हैं, ठीक। सर आपका बजट हर साल जून में आता है, हर साल जून में आता है। जैसे ही मेरे सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब पड़ी हुई है, ये किताब नॉर्मली मैं कहूँगा कि ये एक साल में इस बुक को पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ये नहीं होता कि मैं इसको फेंक देता हूँ। इसके बाद गवर्नमेंट ले आती बजट, इसमें से कुछ पॉइंट्स डिलीट हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स नए आ जाते हैं, कुछ रेट इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बुक, छोटा सा किताबचा 100-150 सफ़े का, जितने पॉइंट्स चेंज हुए होते हैं, वो इनकम टैक्स में हो, वो सेल्स टैक्स में हो, वो किसी भी कानून में हो, उनको पब्लिश करती है, जिसको हम बजट वैसे कहते हैं, लेकिन जब वो पास हो जाता है तो उसको हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या है? फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट है। मैं बिल्कुल सादा लफ्ज इसको कहना चाहूं, मैं कहूंगा चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग टैक्सेशन लॉज, कह सकता हूं टैक्सेशन लॉज के। और ये अभी मैंने आपको सिर्फ सादा लफ्जों में करके टैक्सेशन लॉज कहा है, लेकिन सिर्फ टैक्सेशन लॉज नहीं, आपके और बड़े लॉज हैं। आप कहें कि सर अगर हम इसको देखना चाहें, अभी पिछली बात दरमियान में रह गई है, ठीक है, परेशान नहीं होना। मैं कहूंगा सर उसी पेज के ऊपर आपने दोबारा आना है, उसी पेज पे दोबारा आना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट, ये कंसेप्ट इसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब हम वो सिर्फ अगेन प्रैक्टिकल के साथ साथ चीजों को लिंक करेंगे। फाइनेंस एक्ट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया
तो ये देखिए फाइनेंस एक्ट 23 पड़ा हुआ है, फाइनेंस एक्ट 24-23, फिर सप्लीमेंट्री एक्ट जिसको हम मिनी बजट बोलते हैं, ठीक है, वो 22, ये फिर अगेन सप्लीमेंट्री और ये डिफरेंट किस्म के फाइनेंस एक्ट पड़े हुए हैं। हम सिर्फ समझने के लिए जो अभी जून 2024 में एक फाइनेंस एक्ट आया था उसको खोल लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसको खोला तो आप लोगों को सादा लफ्जों में मैं ये बताऊंगा, जैसे हम खबरें सुनते हैं तो वो कुछ प्राइवेट चैनल रिपोर्टिंग मोस्टली कर रहे होते हैं, वैसे गवर्नमेंट के भी न्यूज चैनल है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट चैनल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो कहते हैं ये खबर है, फलां खबर है। तो गवर्नमेंट जो डिफरेंट किस्म की खबरें पब्लिश करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो खबरें कहाँ पे आती हैं, गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, द गजट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज, लॉ, सारी चीजें कहाँ पब्लिश होती हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे, गजट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें भी एक जर्नल होता है, मोस्टली आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आएगा, खैर इसको छोड़ दें। यहाँ पे जब मैं आया, उसने कहा इस कानून का नाम क्या है, फाइनेंस एक्ट 2024। सबसे पहले स्टैंप एक्ट के अंदर हमने वो कह रहे हैं कि तब्दीलियां की हैं। ये चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ला रही है तो फेडरल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला में जितने कवानीन आएंगे, ठीक है, ये उनको अमेंड कर रही है, ठीक है। प्रोविंशियल कवानीन होंगे वो जो उनकी आपकी सूबाई असेंबली होती है, उन कवानीन में जो प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट करते हैं उनको कौन देख रही होती है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली देख रही होती है, ठीक है। वो कौन से टैक्सेस हैं अभी फिर देख लेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ये कुछ चेंजेस आ रही है, इसको पढ़ना कैसे अभी ये डिस्कशन नहीं हो रही, ठीक है। कस्टम एक्ट में तब्दीली आ रही है, इसमें टैक्सेशन लॉज भी शामिल हैं और अदर देन टैक्सेशन लॉज भी शामिल है, फिर चेंजेस जो आ रही हैं। फिर यानी कि चेंजेस टू द, मैंने एग्जिस्टिंग टैक्सेशन लॉज लिखा है, मुझे ये कहना चाहिए फिस्कल लॉज, ठीक है, बेहतर अल्फाज में क्या कहना चाहिए, फिस्कल लॉज, ठीक है। लेकिन खैर अभी हमें चूंकि जितना पता है तो हम यही सादा लफ्जों में इसको टैक्सेशन लॉज रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिर ये जो ये वाला कानून मैंने खोला तो 24 वाला, जून में जब एक कानून अप्रूव हुआ तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, आपके 1 जुलाई से होगी। कब से होगी, 1 जुलाई से होगी, और उससे कमिंग 30 जून तक होगी, अनलेस के दरमियान में गवर्नमेंट का दिल करे अवाम की चतरोल का, तो वो क्या करे, एक मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दे। इस चीज को देखने के लिए कब कब उसने चतरोल की है, वो फाइनेंस एक्ट में हम आके देख रहे होते हैं, यहाँ पे 23 में, उसके बाद 24 में मतलब आया, यानी कि दरमियान में उसने चतरोल कहीं हमारी नहीं की। उससे पहले चले जाएं, यहाँ पे सर आप कहें कि यहाँ पे ये 23 लिखा हुआ है, ये भी 23 लिखा हुआ है, सर कुछ समझ नहीं आ रही, इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे पहले तो ये समझे कि फाइनेंस एक्ट 22 है ना, ये जून 2022 में आया होगा, कब, और इसकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई होगी, 1 जुलाई 2022 से, और कहाँ तक गया होगा, 30/6/23 तक। ये मैंने बात सही लिखी है, क्योंकि गवर्नमेंट का माली साल अगर स्टार्ट जुलाई से होता है तो अगले साल जून पे जाके एंड होता है। इसी कंसेप्ट को हम टैक्स की जुबान में टैक्स ईयर बोलते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हमने कंसेप्ट के साथ चलना है। हो सकता है पहली 3 4 5 क्लासेस में आपको ऐसा फील हो कि यार, या 3 क्लासेस में कि यार क्या थ्योरी श्योरी पढ़ी जा रही है, ठीक है। लेकिन जब ये कंसेप्ट मैं सारे क्लियर कर लूंगा, मैं रिटर्न्स के अंदर डाटा पुट करूंगा, तो इंशाल्लाह आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप किसी के साथ बात कर सकेंगे, ठीक है। टैक्स ईयर इंशाल्लाह आपका सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 बताता है कि ये 12 मंथ का होगा। कितने का होगा, 12 मंथ्स का होगा। टैक्स ईयर कितने माह का होगा, 12 माह का होगा। अच्छा इसमें इंटरेस्टिंगली ये नहीं बताता कि जुलाई से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये बता देता है कि एंड होगा ऑन 30 जून। जब उसने एंड होने की 30 जून की बात कर दी तो ये अकल का तकाजा, जून पे एंड हो, 12 माह का हो, तो हम पीछे को देखेंगे स्टार्ट कब से हुआ होगा। तो फिर हम कहते हैं ये 1 जुलाई प्रोसीडिंग ईयर में स्टार्ट हुआ होगा। जारी बात है कि एक साल में स्टार्ट होगा तो अगले साल में जाके एंड होगा। लेकिन इसी सेक्शन फिर वो ये वजाहत करता है, कहता है कि अब फर्ज करें समझने के लिए, ये अगर जुलाई 2023 में स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, 30 जून 2024 में, इसको हम 23 टैक्स ईयर 23 बोलें, 23-24 बोलें, क्या इसका नाम रखें। तो आपको इसी सेक्शन के अंदर इसका जवाब दिया गया, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन
74 सब सेक्शन 1 के अंदर कि आप इसको जो जून के साथ कैलेंडर ईयर अटैच है आप इसको वो बोलें। हालांकि आपको फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे भी ये 23-24 नजर आएगा, FBR की वेबसाइट पे डिफरेंट जगहों पे ये 23-24 नजर आएगा, लेकिन कानून के अंदर इसको क्या लिखा गया है, ये टैक्स ईयर कौन सा है, 24 है। टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर 2024 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी ईयर है जो जून पे एंड होता है, तो जिस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा होगा हम उस टैक्स ईयर के साथ उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सर अगर मैं यहाँ पे अगर आता हूँ वापस, ठीक है, तो ये जो है फाइनेंस एक्ट 22 ये कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है, फिलहाल मिनी बजट को भूल जाए। 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 यानी कि टैक्स ईयर 2022 या 23, शाबाश, ये टैक्स ईयर 2023 के लिए, यानी कि जो 2023 की रिटर्नें बनी होगी वो इस किताब को खोल के बनी होंगी, जो इस किताब में रेट लिखे गए होंगे, ये अलग 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 किताबें पड़ी हुई। ठीक है, अच्छा, इसी दौरान गवर्नमेंट ने रस्ते में, आप ये समझे कि ये 23 का आगे चल के 23 जून में आना था नया, लेकिन दरमियान में गवर्नमेंट का दिल किया एक सप्लीमेंट्री बजट लगा दिया जिसको हम मिनी बजट बोलते हैं। इसको देखते हैं ये कब आया, ये सर 23 फरवरी 2023 में। सर इसको अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि सर इसको भी फाइनेंस एक्ट 23 बोला जा रहा है और इसको भी सप्लीमेंट्री एक्ट 23 बोला जा रहा है। शायद आप लोग थोड़ा सा सोचें, हालांकि जून में जो आता था हम उसको फाइनेंस एक्ट 23 बोल रहे थे। सर जो फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट है वो लिंक्ड है किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है। अगर वो जून में आएगा तो उसको सिर्फ फाइनेंस एक्ट बोलेंगे, अगर जून के अलावा आएगा, पहले आ जाए या बाद में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एक्ट। आपका आईने पाकिस्तान इसको सप्लीमेंट्री एक्ट का नाम देता है, जिसको हम सादा लफ्जों में मिनी बजट बोलते हैं। तो यानी कि ये फिर अब इसको फॉल किस में कराऊं, टैक्स ईयर 23 में या टैक्स ईयर 24 में। तो उसका ये होता है, नहीं 24 आप फौरी ना बोलें, आप कहें कि सर हम इसके ऊपर डेट देखेंगे, ये अप्रूव कब हुआ, 23 जून 2000 सॉरी 23 फरवरी 2023, तो ये कौन सा टैक्स ईयर बन रहा है, 2023। इसका मतलब ये कि जो पुरानी किताब हम उठा के घूम रहे थे उसके चंद सफे हमें फाड़ने पड़ेंगे, और वो चेंजेस जो नीचे लिखी हुई हैं वो हमें अपनी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। बात मुश्किल तो नहीं होगी, हवा में तो नहीं गुजर गई। ठीक है, इसका मतलब ये बजट आता है, ये होता है कि आप बेकरी पे जाएं तो आप कहें जी वो पहले 17% रेट था, आप 18% क्यों ले रहे हो, भाई कानून चेंज हो गया। तो इस तरह जब आप आती हैं लॉज में तब्दीली आती है तो अपडेट और यूज हो रहा होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री को एक दफा छोड़ के आप ये देखें कि किस साल में फाइनेंस एक्ट आ रहा है, हम उसको ये बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 23 है, 24 है या 22 है। फर्ज करें आज एक फाइनेंस एक्ट आ जाए 17 अक्टूबर को, तो इसको हम पहले तो सप्लीमेंट्री का वर्ड छोड़ दें, हम कहेंगे फाइनेंस एक्ट 2024, क्योंकि जून से हट के आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट 2000। वैसे मुबारक हो कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक, आपको पता होगा मिनी बजट प्लान कर रही है, शायद आपके नोटिस में है कि नहीं है। तो उसमें फिर क्या होगा कि उसको क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट 2024। अगर वो इसी नहीं टैक्स ईयर के साथ लिंक नहीं करना ना भाई, अगर आज आएगा तो आज कौन सा कैलेंडर ईयर है सर, फिर आप टैक्स ईयर पे चले गए। कैलेंडर ईयर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स ईयर एंड कैलेंडर ईयर, मैं बता देता हूं भाई। टैक्स ईयर वर्सेस कैलेंडर ईयर। टैक्स ईयर क्या है, जो जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर जून पे एंड होता है। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो जनवरी से स्टार्ट होता है एंड दिसंबर पे एंड होता है। तो हमने जब फाइनेंस एक्ट की बात करनी तो हमने कैलेंडर ईयर को फॉलो करना है। आप बताएं कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है, 24 चल रहा है, और टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि उसका नाम जो होगा फाइनेंस एक्ट सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट 2024 होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन किस टैक्स ईयर के लिए होगी, टैक्स ईयर 2023।
25 के लिए होगी। हो सकता है कि आपको बातें ये थोड़ी सी अजीबो गरीब लग रही हो, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं, हमें पता होनी चाहिए। जी वेबसाइट में जो मतलब जॉब मोस्ट 2024 का था, जी जी। उसकी एप्लीकेशन जून जुलाई 2024 से। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ये आ गया, ये खोल लिया आपके साथ, आगे बात करें। ये फाइनेंस एक्ट खोल लिया। ये फाइनेंस एक्ट इसका नाम क्या है? 2024। हाँ जी, एक मिनट, ये आ गया, ये फाइनेंस एक्ट 2024। ये जून में आया 2024। हाँ जी ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो जुलाई 2024 से जून 2025 तक होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बताएं। ये देख लो फिर, अगर इसको समझना चाहते हो। To give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws। certain laws उसने वो फिर उसके लिए मुश्किल था सारे लॉज को मेंशन करना, उसने certain laws कह दिया। ठीक हो गया, एग्रीड से? अच्छा सर, इसमें फिर जब हमने ये इस बुक को खोला, तो अगर इसके दौरान एक और सप्लीमेंट्री एक्ट आ गया तो उसकी एप्लीकेशन टैक्स ईयर 2025 के लिए होगी, हालांकि उसका नाम सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट 2024 होगा। फर्ज करते हैं कि आज ये 1 जनवरी हो या 2 जनवरी हो और आ जाए, फिर क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट 2025। लेकिन जो जून में आएगा उसको सप्लीमेंट्री हम नहीं कहेंगे, उसको फाइनेंस एक्ट ही कहेंगे। सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट एंड वर्सेस फाइनेंस एक्ट आपको समझ आ गई? सेल्फ फाइनेंस एक्ट की समझ आ गई, यानी कि बजट को हम फाइनेंस एक्ट बोल रहे हैं। ठीक है। सैयद समर अली कहते हैं कि जब सप्लीमेंट्री एक्ट में आना होता है तो बजट की क्या औकात है, बजट ना बनाए। ठीक है सर, लाजमी नहीं है सप्लीमेंट्री एक्ट आए, पहली बात। और दूसरी बात ये, सप्लीमेंट्री एक्ट जो होता है ना, वो मैक्सिमम 3 4 5 6 10 पेज का होता है, इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं होती। फाइनेंस एक्ट में तो वो तो होता ही 200 300 पेजेस का है, ठीक है, ये 150 200 पेजेस का होता है। और सप्लीमेंट्री कितने का होता है? 5 10 20 25 पेज का बस, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, चंद वो ऐसे है ना, एक मिसाल दूंगा कि भाई गवर्नमेंट ने सोचा कि हम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, फर्ज करें 200 अरब, और कलेक्ट हुआ 150 अरब, यानी कि टारगेट मीट नहीं किए। उन्होंने कहा कि यार टारगेट पूरे नहीं हो रहा है, तो चलो कुछ और टैक्सेस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फिर वो कैसे लगाएं? सप्लीमेंट्री एक्ट के जरिए। ठीक है, अच्छा जी। वो पीछे बैठे हुए भाई साहब ने कहा कि सर मैं सेक्शन 114 खुद पढ़ना चाहता हूँ, मैं दिल करता है कि मैं कानून पढूं। ठीक है, कहते एनटीएन तो 2 मिनट में हम बना लेंगे। सर मेरे पास तो क्लाइंट आते हैं या लोग आते हैं, मैं किसी से बात तो कर सकूं। तो मैंने कहा सर ये जो आपका कानून है ना, ये कानून की बुक आपने खोली हुई है और ये सारे लोग खुद डाउनलोड करेंगे, मैं आपको डाउनलोड करके आपको नहीं भेजूंगा। और ये हर साल जब भी तब्दील होगी आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हर साल ना आपने मुझे कॉल करनी है इस सिलसिले में कि बुक हमें चाहिए, और ना मैं आपको कहूँगा ये ले जी नई किताब आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। कभी कोई कहे सप्लीमेंट्री एक्ट आया, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। अच्छा, पुराने कानून में ये ऐसे था, जो पहले फाइनेंस एक्ट था, और अभी ये है। अच्छा, यहाँ पे फर्ज करें कि हमने कहा सेक्शन 114 सर पढ़ना है, किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना था, तो आप यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखते होते, हम लिखते होते हैं 114 114 फुल स्टॉप। जब ये लिख के एंटर करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको इंडेक्स पे ले आएगा, वैसे तो पेज भी लिख देता है यहाँ पे, लेकिन मैं अगेन दोबारा फुल एंटर करूंगा। जब दोबारा एंटर करूंगा तो सेक्शन मुझे 114 पे ले आया। अब सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इस लफ्ज को एक दफा के लिए फिलहाल आप समझे कि लिखा हुआ नहीं है। उसने कहा ये नीचे लिखेगा लोग रिटर्न फाइल करेंगे, अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है, हर कंपनी, मुझे आता है सर कंपनी कौन सी रिटर्न फाइल करेगी? सिंगल मेंबर फाइल करेगी। मैंने कहा यहाँ पे तो नहीं लिखा होगा कि सिंगल सिंगल मेंबर नहीं फाइल करेगी, हर कंपनी। सर प्रॉफिट में होगी फाइल करेगी या लॉसेज में होगी? मैंने कहा अगेन यहाँ पे लिखा हुआ एवरी कंपनी। वो प्रॉफिट है, वो लॉस है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मोटी कंपनी, सारी कंपनी रिटर्न फाइल करेगी। सर इंसान, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड है पर्सन, यहाँ से पर्सन से मुराद मैं और आप नहीं, इंसान नहीं। टैक्स के कानून में उसने एक बॉक्स बनाया, उसमें लिखा पर्सन, यानी कि एक डब्बा बनाया, और उस बॉक्स के अंदर ये जी बॉक्स है, इसके अंदर उसने क्या क्या किया, उसने
मुझे और आपको, उसने बोला आपको मैं कहूंगा इंडिविजुअल, उसने इस डब्बे में रख दिया। फिर साथ ही उसने कहा पार्टनरशिप, जिसको हम फर्म भी बोलते हैं, उसको भी इस डब्बे में डाल दिया। फिर उसने कहा कंपनी, उसको भी उसने इस डब्बे में डाल दिया। फिर उसने कहा गवर्नमेंट, वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, उसको भी इस डब्बे में डाल दिया। फिर उसने कहा कि जब मैं बोलूं पर्सन, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये सारे लोग उसमें शामिल है। किसमें? यानी कि पर्सन बोलने में गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, कंपनी, सारे लोग शामिल है। ठीक है। उसने यहाँ पे आके क्या कहा, एवरी पर्सन, हर बंदा, कंपनी को निकाल के, कंपनी भी बंदे की डेफिनेशन में, बंदा नहीं मतलब पर्सन की डेफिनेशन में शामिल है, जो बिजनेस करता है और उसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम हो। अच्छा, अभी 6 लाख तक टैक्स नहीं है, आज से कुछ पहले चले जाए तो तब 4 लाख पर टैक्स नहीं होता था। अच्छा, लोग क्या करते थे, अपना प्रॉफिट इस तरह रिकॉर्ड करते थे 3 लाख और 4 लाख के दरमियान में। उस वक्त उसने क्या किया, कानून में पॉइंट डाल दिया, अगर 3 से 4 लाख के दरमियान भी है ना, भले आपका टैक्स नहीं बनता लेकिन रिटर्न फिर भी फाइल करो। अब उसने पीछे कानून में तब्दीली कर दी 6 लाख, यहाँ पे तब्दीली करनी भूल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 4 लाख का 4 लाख रहने दिया। अगेन इसको मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा 3 से 4 लाख के दरमियान भी आप बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। हर एनजीओ ने रिटर्न फाइल करना है, हर वो बंदे ने जिसकी इनकम फाइनल टैक्स आती है। फाइनल टैक्स क्या होता है, कुछ क्लासेस में आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें किस बंदे लॉस कैरी फॉरवर्ड करना हो, ये क्या होता है बताऊंगा। जिसने पिछले 2 साल में कभी टैक्स दिया उसने फाइल करना है। जिसके पास ईमोल प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में, कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहता है जी 500 स्क्वायर यार्ड और मोर। ठीक है। फिर कहता है जिस बंदे के पास ईमोल प्रॉपर्टी हो किसी रेटिंग एरिया में, रेटिंग एरिया क्या होते हैं आप सर्च कर लीजिएगा, म्यूनसिपल लिमिट्स वगैरह में आते हैं। ठीक है। कोई फ्लैट ऑन करता हो, ठीक है, उसका कितना रकबा, 2000 स्क्वायर फीट हो, किसी के पास 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी है किसी के नाम के ऊपर, ठीक है, उसने रिटर्न फाइल करना। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है वो मेरी तो नहीं है जी, वो तो किसी और के पास है, आपके नाम पे है। यहाँ पे अगर आपके नाम पे है, अगर मुबारिक हो आपने एनटीएन ले लिया, ठीक है, ये लिखने के बाद आपका कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ है, ठीक है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तब, ठीक है। और उसके बाद कौन बंदा है जिसके पास फॉरेन में कोई इनकम या एसेट्स हैं, या फिर एंड पे जाके, जिसको पहले मैं मजाक में कहता था क्लास में चाचू शाख डाल के आ जाए, और अभी वो दूसरे जो अंकल करंट बैठे हैं, क्या नाम है उनका, हाँ औरंगजेब साहब, आप जिनको औरंगजेब साहब कह देंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने किसी को नहीं कहा। भाई अभी सोल प्रेटर को छोड़ दो, रिमल मुश्ताक अभी छोड़ दो, फॉर द टाइमिंग बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये वो नेक लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, कानूनी एतबार से। अब वो करें या ना करें वो एक अलग सवाल है। ठीक है, ये अब ये नहीं कि अगर आप कानून को ऐसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी सेक्शन 74 की बात की, सेक्शन 74 फुल स्टॉप एंटर, जब आप ये करेंगे तो इससे मैंने कहा पॉइंट उसका 1, इसको आप पूरा पढ़ेंगे, जो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, 12 माह का होगा, जून पे एंड होगा, जून के साथ जो कैलेंडर ईयर होगा वो टैक्स ईयर अकाउंट होगा, ये तीनों चारों पॉइंट इस पॉइंट के अंदर उसने समराइज कर दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कानून से देखना चाहेंगे तो वो भी आप देख लेंगे। फिर मैंने आपको रेफर किया सेक्शन 181 के सब सेक्शन 4 को, ये देखिए जी, 2015 के बाद आपका CNIC नंबर ही आपका एनटीएन अकाउंट होगा। ठीक है। अच्छा जी, सर इसके इसमें हमने वो भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे फिर उसने एक फनकारी लगाई, उसने कहा कि सेक्शन 181 में हर टैक्स पेयर से मुराद इंडिविजुअल भी है, आपकी कंपनी भी है, पार्टनरशिप भी है, शेल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। जब आपके पास वर्ड ये प्रेस्क्राइब आ जाए ना, तो आपने समझ लेना है कि इसका फॉर्मेट कहाँ पे दिया गया है, ITR, इनकम टैक्स रूल्स 2002। पहले मैं ITR इनकम टैक्स रिटर्न बोल रहा था, अभी मैंने ITR इनकम टैक्स रूल्स कहा है। फिर हमारी एक और किताब आ गई यहाँ पे, जब हम यहाँ पे गए तो जहाँ पे आपका ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे साथ में उसकी एक और किताब पड़ी हुई है जिसका नाम है इनकम टैक्स रूल। इसमें भी, इसमें हर साल चेंजेस नहीं आती, आ भी सकती हैं, जब चेंजेस आएंगी इसमें अमेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रोसीजर डिफाइन करता है, ये लॉ को सपोर्ट करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में।
लेकिन इटसेल्फ ये लॉ नहीं है। मेन आपके सब्सटेंटिव ऑफ इंप्लीमेंट करने के लिए आपके इसका मतलब ये है कि इस दर आप क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म रिटर्न का टेम्पलेट कैसा होगा, रिटर्न का टेम्पलेट कैसा होगा, ठीक है। ये सारे रूल्स लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए सारे रूल्स। इस सारे कमांड को सेक्शन नहीं कहते, इसको रूल्स बोलते हैं। ये चलते चलते जहाँ पे आपके तो वहां से अगेन क्या स्टार्ट हो जाएंगे, शेड्यूल या कुछ लोग स्केड्यूल कहते हैं। ये जी हम सबसे पहले क्या आ गया, शेड्यूल पार्ट 1, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसमें देखिए समरी ऑफ द कैपिटल गेन, इसको एक दफा छोड़ दें, ठीक है। या मैं एंड पे पहुंच गया बुक के शेड्यूल्स के ऊपर, ठीक है। ये उसके कैपिटल गेन के मतलब सारे रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसका मतलब ये कैपिटल गेन को किसी ने पढ़ना होगा, ऑर्डिनेंस पूरा पढ़ भी लेगा तो उसका इल्म पूरा नहीं होगा जब तक इन रूल्स को आके नहीं देखेगा, ठीक है। इसमें फिर एक एक चीज को वो ऐसे एक्सप्लेन करेगा इतना डिटेल में कि आप कहेंगे यार वाकई हमें सेटिस्फेक्शन हो गई। जहाँ पे ये आपका पार्ट 1 खत्म होगा, अभी भी कैपिटल गेन, इतना कैपिटल गेन इसने लंबा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एनसी बताता है, ज्यादा बड़ी सी चीजें उसको यहाँ पे उसने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। अब मैं आपके पूछना नहीं है, मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी मुझे कॉल आई एक स्टूडेंट की, मुझे कहता है कि सर आप मुझे बताइए ट्रीटमेंट, एक इमोल प्रॉपर्टी है, 1 साल 15 जून को सेल किया, ऐसे ही मुझे उसने सवाल किया। आप नहीं सॉरी, कहते नहीं जी 2 साल है, हवाला दें। आप कोई हवाला नहीं, मुझे किसी ने कहा था। तो भाई जब यहाँ से ना देखें तो आपने, अब ये सारे कंसेप्ट दे को हर चीज की उसने एक एग्जांपल, अब कैपिटल गेन को इन सारी मुमकिन है नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा जब ये भाई काइंडली म्यूट रखें भाई अपने आप को, क्या सवाल आ गया जी। वॉइस इज नॉट क्लियर, अच्छा एक मिनट जी। जी अब कंफर्म करें आवाज क्लियर हुई है कि नहीं हुई जी। अच्छा थैंक यू। अब देखिए पार्ट, इसके डिफरेंट पार्ट्स शायद आपको ना समझ आ रहे हो, तो आपके साथ घुमाई जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपोटेशन कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7C एंड 7D, ठीक है। अब 7C या 7D जो वहां पे लिखे हैं ना, उसका टैक्स किस तरह से कलेक्ट हो, किस तरह से चार्ज हो, क्या एग्जाम्पल हो, हर चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे अगर जाएंगे आप नीचे, बल्कि अपने पास आप लिखें, बल्कि आप वैसे ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पे आप लिख लें अपने पास, कल आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये काम करना है कि मुझे आके शेड्यूल आपने बताना है कि किस पर इनकम टेम्पलेट दिया गया है, और वो जो पोर्टल वाली तस्वीरें होगी ना वही होगी, पोर्टल वाली तस्वीरों को उसने यहाँ पे लगाया होगा। थैंक यू थैंक यू। ये अभी आप देखते जाएंगे, ठीक है। एंड पे आके सेक्शन आपने जब 114 पे जाना है, जब डिफरेंट किस्म के हम कहते हैं ना फलां सर्टिफिकेट चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होगा, हर चीज यहाँ पे डिफाइंड है, हर चीज। ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट एंड इनकम टैक्स जो हम रजिस्ट्रेशन क्राइड फॉर्म होगा, ये क्राइड फॉर्म इनकम टैक्स रूल्स में दिया गया, और उसमें फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया। अब फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट का लाभ बताएंगे, आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, कानून खोल के, ठीक है। जो नहीं बताएगा मुझे वो नहीं होगा, जो बताएगा वो कानून खोलेगा, थोड़ा सा उसको समझ आना शुरू हो जाएगी
कहता है फिर उसके लिए कोई भी बंदा जिसने रिटर्न फाइल करना होगा सबसे पहले क्या करेगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है, भाई ये अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कैसे आवाज होती नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, इनको आवाज का मसला जा रहा है जी। ये अभी जो आपने बताया प्रेस्क्राइब फॉर्म मतलब रूल्स में लिखी हुई होगी, उसको कोई रेफरेंस होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूल में आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट शेड्यूल में फिलहाल के लिए। फर्स्ट शेड्यूल जब खोलेंगे ना तो वहां पे आगे होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो आपने डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं। वहां पे शायद मैं आपको एक पार्ट जानबूझ के नहीं पॉइंट आउट करना चाह रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डिफरेंट पार्ट्स देखें, आपको पता पार्ट 1 में ये चीज है। फर्स्ट शेड्यूल ये है एक ही शेड्यूल इनकम टैक्स जो रूल्स का। जो ऑर्डिनेंस की बात करूंगा तो वहां पे 14 शेड्यूल्स हैं। एक ही शेड्यूल है, उसके आगे पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें से कौन सा पार्ट है, जब आप पार्ट देखने लगेंगे तो आपको बाकी पार्ट्स भी एक दफा क्या हो जाएंगे, थोड़े से प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, और हो जाएगा आपका। अच्छा जी सर, इसके ऊपर इंडिविजुअल जो होता है ना, इंडिविजुअल मैं और आप, इन्होंने अगर रिटर्न फाइल करनी होती है तो इन्होंने आईआरएस पोर्टल पर क्या करना होता है, इनरोलमेंट करनी होती है अपनी। क्या करनी होती है, इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो ये भी ऑनलाइन ही होगी एनरोलमेंट। ये मैं आपको, ये भी आईआरएस पोर्टल पे ही होगी। ये मैं आपको करनी बता दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड कैसे होता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए भाई, जब आप एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे ही कंपनी बनेगी साथ ही आपका एफबीआर का लॉगिन भी आपको ईमेल प्लस सीईओ ऑफ द कंपनी को क्या होगा, टेक्स्ट मैसेज पे आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा किसके, इसमें कंपनी के इसमें। गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट का कोई अदारा हो, उनको बकायदा एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो कि एप्लीकेशन को हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के अदारे ने एनटीएन लेना हो तो उसके लिए, या किसी भी कंपनी लेना हो या किसी एनजीओ ने लेना हो तो उसका क्या तरीकेकार होता है, ठीक है, उसका तरीकेकार क्या होता है एनटीएन लेने का। फिलहाल के लिए हम आईआरएस पे इसको विजिट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है मेरे दोस्तों, ये आईआरएस की वेबसाइट है। अगर हम गूगल पे चले जाएं, ठीक है, गूगल के ऊपर जाएं तो यहाँ पे हम लोग irs.fbr लिखते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। कई लोगों का सवाल आता है सर आईआरएस क्या होता है, तो आईआरएस बस डोमेन का उनका नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ना ही इसका कोई उन्होंने मतलब हम बताया। आप खुद गूगल करेंगे तो एफबीआर खुद अपने डॉक्यूमेंट में कहता है कि इसका मतलब है फूल, ठीक है, रोज, और बेरंग का रोज जो कि हमें फंसाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर दो टैब आते हैं जब हम आते हैं, एक ई एनरोलमेंट का और एक न्यू रजिस्ट्रेशन का। ई एनरोलमेंट का और एक न्यू रजिस्ट्रेशन का। सर न्यू रजिस्ट्रेशन वो है जिन लोगों का एनटीएन सिरे से बना हुआ ही नहीं है, जिनका एनटीएन सिरे से बना हुआ नहीं है। आप कहें कि सर कुछ लोग का एनटीएन बना हुआ भी हो सकता है, मैं कहूँगा यस हो सकता है। आपने कहा सर कोई एग्जांपल दीजिए, मैंने कहा एक गवर्नमेंट का, फर्ज करें 17 ग्रेड का अफसर है जिसका टैक्स भी कटता है और गवर्नमेंट के खजाने में जमा भी होता है, लेकिन उसका दिल नहीं करता कि वो गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करे, हालांकि वो अपने साथ ही जाती कर रहे हैं। क्यों, टैक्स जमा करवा के, ये नहीं कि आपकी जिम्मा हो गए, आप अपने एसेट जो डिक्लेयर नहीं कर रहे वो भी ब्लैक मनी है। यानी कि लाजमी नहीं है क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा ही आपका ब्लैक मनी हो, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स भी आपके क्या हैं, ब्लैक मनी है, ठीक है। तो अब ये बंदा जिसका टैक्स भी कट रहा है और ये डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो एफबीआर के पास इसका रिकॉर्ड है, ठीक है। आप इंटरनेशनल ट्रिप कराएं, ठीक है, एफबीआर के पास इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। आप कोई और ऐसे बंदे हैं जिसका किसी और माध्यम में टैक्स करता है तो एफबीआर आपको बैक एंड पे रजिस्टर्ड कर देता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों केसेस आते हैं कि सर मेरे ये मैसेज आया कि फलां जनाबे वाला आपका टैक्स कटा है, या मुझे ये नोटिस आ गया 176 का, या फलां नोटिस आ गया, तो ये क्यों आया। तो जब हम क्या क्या करते हैं, ऐसे बंदे को चेक करने के लिए किसी का एनटीएन बना हुआ कि नहीं बना हुआ,
तो हम एक ये भी तरीकाकार करते हैं, इसी पेज के ऊपर आके ये कहा रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब सर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे फर्ज करें कि किसी का सीएनएसी चेक करना है, तो आप सीएनएसी लिखने के बाद उसका सीएनएसी मेंशन कर दीजिए। सीएनएसी यहाँ पे मैंने लिखा है, समझे, ये नहीं कि आ रहा था मैं उठा लिया, समझे, मैंने लिख दिया 323405। यहाँ पे लिखने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में से आज मैं आपको चंद चीजें बताना पसंद करूंगा। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो होती है, एक मिनट दीजिएगा, अच्छा ये देखें टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो कि अभी ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, खैर मैं आपको बाद में चेक करवा दूंगा। यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाते हैं ना, तो एफबीआर का कोई मसला आ रहा है कि ये प्रिंट नहीं कर रहा। प्रिंट से बाद ये कि एक स्क्रीन खुलती है जो कि ये होती है, जो कि ये होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये लिखा होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम। जब आप इसको निकालते हैं वो प्लीज म्यूटेड बी म्यूटेड, यहाँ पे आपका सीएनएसी नंबर आएगा और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आएगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर ये रेफरेंस नंबर हमारा एनटीएन है, लॉ में इसका कहीं अलहदा से जिक्र नहीं है, लॉ में इसी का जिक्र है जो कि मैंने आपको रेफर आउट भी किया, ठीक है। उसके बाद ये बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, नहीं जी ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा ये बंदा इनकम टैक्स में कब रजिस्टर्ड हुआ? 24 जून 2024 को। यानी कि टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी से याद रखें कि हमें किन किन सवालों के जवाब मिलते हैं। इनकम टैक्स में कब रजिस्टर्ड हुआ, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड हुआ तो आ जाएगा यस w.e.f विद इफेक्ट फ्रॉम, आगे वो डेट लिखी होगी जिस दिन ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक बंदा सेल्स टैक्स में पहले रजिस्टर्ड हो जाए, इनकम टैक्स में बाद में। इनकम टैक्स में पहले रजिस्टर्ड होगा, सेल टैक्स में बाद में रजिस्टर्ड होगा। इस भाई साहब का नाम क्या है, कैटेगरी पाकिस्तानी मेल है, फीमेल है, या कोई पाकिस्तान पीओसी होल्डर है, ठीक है, या कोई नॉन रेजिडेंट है, क्या है वो, सॉरी नॉन रेजिडेंट कह रहा हूँ, जो आपके फॉरेनर होते हैं वो है, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पे इस लाइन में आएंगी। फिर अगेन उसका ये सीएनएसी नंबर ही आ रहा है, लेकिन अगर कंपनी हुई तो यहाँ पे उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर आएगा। क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन नंबर, ठीक है। और फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ये उस बंदे का ईमेल आ गया, ठीक है। ये जब इस बंदे का फॉरवर्ड करेंगे ना पासवर्ड, तो इस ईमेल के ऊपर ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने पूरा नहीं लिखा होता, तो इस बंदे का ईमेल ये आ गया। इस बंदे का एफबीआर के रिकॉर्ड में जो सेल नंबर है ये है, उस बंदे का जो एड्रेस है ये है, उस बंदे का जो आरटीओ है वो ये है। ये आरटीओ किस बेस पे डिसाइड होता है? ये आपके एड्रेस की बेस पे डिसाइड होता है। आप एड्रेस इस्लामाबाद का लिख देंगे तो यहाँ पे आरटीओ क्या आ जाएगा? इस्लामाबाद आ जाएगा। आप एड्रेस लिख देंगे लाहौर तो यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। आप पिंडी लिख देंगे आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप लिख दें कि चीचू की मलियां, ठीक है, और कि वहां पे एफबीआर का दफ्तर हो ही ना, आगे 2 सिटी छोड़ के किसी और बड़ी सिटी के अंदर हो, तो आपका फिर जो आरटीओ बनेगा वो चीचू की मलियां के 2 आगे जो सिटी छोड़ के बड़ा सिटी है जहाँ पे एफबीआर का ऑफिस है वो आपको डेजिग्नेट होगा, ठीक है। अच्छा कई लोग कहते हैं सर एड्रेस लिखते हुए सीएनएसी वाला एड्रेस लिखना जरूरी है, तो मैं कहता हूँ नहीं। आप कौन सा एड्रेस मेंशन करेंगे? जो एड्रेस आपका करंट हो, जहाँ पे आप रिजाइड करते हो या रिजाइड करने का आपका इरादा हो कि हम रहेंगे। क्योंकि आरटीओ बाद में चेंज करना एक अजाब वाला काम है, ये नहीं कि नहीं चेंज हो सकता। सवाल ये भी आता है कि सर क्या हम एड्रेस चेंज कर दें बाद में तो हमारा आरटीओ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अभी इन्होंने पोर्टल के अंदर ये एक फंक्शन डाला है, लेकिन अभी उसको हमने प्रैक्टिकली यूज नहीं किया क्योंकि पिछले हफ्ते में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। जुरिस्डिक्शन वाला वो पे भी दिखा रहा, लेकिन अभी इन्होंने फंक्शन डाला है, पता नहीं उससे चेंज होता है कि नहीं होता। अब ये आ रहा है कि इनकम टैक्स स्टेटस रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इनकम टैक्स स्टेटस नहीं रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ये आपका फाइलिंग स्टेटस नहीं है। एक होती है रजिस्ट्रेशन यानी कि एनटीएन बनाना, और एक होती है फाइलिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम अपने आप को एफबीआर के साथ ई एनरोल या रजिस्टर्ड करवाते हैं,
जो कि अभी मैंने ये खोल लिया, उसको फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन भी खोल लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ, मेरे दोस्त मतलब सर आ जाता हूँ, कोई और तरीका नहीं, आप वही वाला तरीका है जो आप जानते भी हैं। अच्छा, तो ये सर जो चीजें हैं टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के अंदर इस तरह से आ रही होती हैं। यहाँ पे नीचे आपका कोई बिजनेस लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसको हम अभी जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी इतनी ही है। इसको अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें, एक साहब ने कहा कि सर इस एनटीएन को पहले बनाना सिखाएं। ये वाली डिटेल है जो मैंने उधर नहीं खोली हुई थी, इसका एक बिजनेस भी आ रहा है, बस ठीक है, बस ये प्रिंट हो जाए ना, चलो बाद में देख लेंगे इसको। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं इस पोर्टल को बनाने की। ठीक है, इसमें हमने कहा कि दो चीजें हैं, कौन कौन सी? ई एनरोलमेंट एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ई एनरोलमेंट में एक तो वो लोग थे जिनका पहले एनटीएन बना हुआ था। क्या बना हुआ था? एनटीएन बना हुआ था। दूसरे वो अजीम लोग हैं, ये आईआरएस आया 2014 में। कब आया? 2014 में आईआरएस। आईआरएस से पहले एक और वेबसाइट होती थी, E.FBR। जब वो होती थी तो फर्ज करें किसी बंदे का उस वेबसाइट का लॉगिन है, या वो लॉगिन भी नहीं है, वो मैनुअल रिटर्न सबमिट करता था, एफबीआर के दफ्तर जाता था, रिटर्न सबमिट करके आता था। उसका एनटीएन तो है, ठीक है, लेकिन उसका आईआरएस का पोर्टल नहीं है। इस पोर्टल पे उस बंदे को लाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? इस पोर्टल के ऊपर एनरोल करना पड़ेगा। उसको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उसको क्या करना पड़ेगा? ई एनरोलमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, सम टाइम आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक बुरा सा मैसेज आएगा, लिखा होगा कि ई एनरोलमेंट रिक्वायर्ड, ये नीचे करके। तो आप समझ जाइएगा कि इसका एनटीएन पहले बना हुआ है और मुझे क्या करना है, इसको ई एनरोलमेंट करके इसको रजिस्टर करना है। और जब न्यू रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसको तो फॉर द टाइमिंग फिर छोड़ दें, पहले ई एनरोलमेंट को समझे, एनटीएन है या एनटीएन बना हुआ है और हमारे पास ये आईआरएस का पोर्टल है नहीं है। अच्छा, जब आपने कहा नहीं यार पहले सर हमारा है ही नहीं, कोई टैक्स करता ही नहीं है, आप ऐसे सदा बताएं, तो मैंने कहा फिर सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करें। जब हमने इसको डिस्कस किया तो ये छोटा सा फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आ रही बेसिक इंफॉर्मेशन और यहाँ पे क्या आ रही है? एड्रेस इन्फॉर्मेशन। दो किस्म की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के ऊपर देनी होती है। अगेन ये वाला फॉर्म भी आपके रूल्स में अगर जाके आप देखेंगे तो ये वाला फॉर्म भी आपको मिलेगा, ये वाला फॉर्म भी आपको मिलेगा। मोर और लेस कंटेंट यही होगा, लेकिन फॉर्म का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है। ये सेक्शन जो 181 है उसका सब सेक्शन 1 है, उसके तहत हम ये फॉर्म फिल करते हैं। बड़े से लोग इसको फॉर्म 181 भी कहते हैं। ये बेसिकली फॉर्म 181 नहीं है, दिस इज सेक्शन 181। उसके रूल्स है या उसके अकॉर्डिंग ये हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसमें जाके बहुत सादा है, जैसे सर हम एक सादा सा, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल है तो हम यही कहेंगे कि फेसबुक को छोड़ के कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं, या कई लोगों को लिंक्डइन का नहीं पता होगा, तो उन लोगों के लिए फिर जैसे एक फेसबुक का अकाउंट बनता है उस तरह से। लेकिन फेसबुक पे खैर आपका सीएनएससी वगैरह नहीं रिक्वायर्ड होता, तो यहाँ पे स्टार्ट ही, क्योंकि आपका ये एक नेशनल मैटर है तो यहाँ पे सीएनएससी स्टार्ट करेगा। मिस्टर डॉक्टर जो भी है वो आ जाएगा। फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो भी लिख दो, ठीक, अगर है तो लेट से, ठीक है, नहीं है तो नहीं आएगा। याद ध्यान ही रहे, लास्ट क्लास में मैंने वैसे ही रेफर तो नहीं करना चाहिए, मैंने कहा था अगर सिर्फ एक नाम हो, सिर्फ क्या हो, एक ही नाम हो, यहाँ पे इतना, ठीक है, सिर्फ इशारत। तो व्हाट वी हैव टू डू, सर यहाँ पे आप डबल स्पेस, डबल स्पेस दे देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सर अगर डबल स्पेस ना दूं तो सर ये डबल स्टैरिक की वजह से दिस इज मैंडेटरी फील्ड, यानी कि इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर किस नेटवर्क की आपकी सिम में, सेल नंबर 0092 के साथ आपने डालना है। उसने मुकदमा आपको हिंट के तौर पे यहाँ पे बताया है कि नंबर आप कैसे मेंशन करेंगे, दोबारा से आप अपना नंबर पुट करेंगे, ठीक है। ईमेल, कंफर्म ईमेल,
जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था इसमें सबसे कीमती यही एक पॉइंट था जो मैंने आपको डिलीवर किया है। एड्रेस में आके सबसे कीमती जो पॉइंट है वो आपका सिटी है। वो क्या है? सिटी है। अच्छा, बड़े से लोग ये कहते हैं कि सर मैं फर्ज करें कि यहाँ पे कोई एड्रेस और लिख दूं, गलत हो जाए, क्या हो जाएगा? भाई कुछ भी नहीं होता। ये वाला जो फॉर्म है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अगर आप सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आपको नोटिस भी नहीं आना। इनकम टैक्स के तो नोटिस भी सारे के सारे कहाँ पे आने हैं? ऑनलाइन आने हैं आपको आईरिस पोर्टल पे। सारे के सारे नोटिस भी कहाँ पे आने हैं? आईरिस पे ही आने हैं। तो ये अगर सेल टैक्स में आप रजिस्टर्ड है कर लीजिएगा। अब अपने घर का एड्रेस डाल के किसी बंदे को फर्ज करें लॉगिन बना लेते हैं, कंपनी अपनी खोलते हैं, तो बाद में ये चेंज हो सकता है, लेकिन आरटीओ सेम रहेगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना है कि जो एड्रेस आप देना चाह रहे हैं वो किस टाइप की जगह है। एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। ठीक है, मैं फर्ज करें मैं कहता हूँ घर है, ठीक है, हाउस है, ठीक है, रेजिडेंशियल। ठीक है, जब आप रेजिडेंशियल क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो कहेगा कि रेजिडेंशियल इस तरह का हो सकता है, उसमें से आपका फ्लैट है, हाउस है, अपार्टमेंट है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। अब ये जो आपने हाउस सिलेक्ट किया, अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? स्क्वायर फीट में होती है, स्क्वायर यार्ड में होती है, मरलों में होती है, कनाल में होती है। मैंने कहा स्क्वायर फुट में होते हैं। कितने स्क्वायर फुट है? लेट्स से स्क्वायर फुट का एरिया बताएं। यूनिट नंबर, यूनिट नंबर से सर मुराद ये है हाउस नंबर, ऑफिस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर 12, स्ट्रीट नंबर फलाना, ठीक है, ऑफिस नंबर फलाना। तो ये इनिशियल जो यूनिट नंबर है इससे मुराद आपका हाउस नंबर है या फिर आपका ऑफिस नंबर। अगर ऑफिस का एड्रेस दे रहे हैं तो फिर ऑफिस नंबर होगा, घर का दे रहे हैं तो फिर हाउस नंबर होगा, अपार्टमेंट दे रहे हैं तो अपार्टमेंट नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्ट्रीट या कम्प्लेक्स लिखेंगे, व्हाट्स एवर स्ट्रीट नंबर जी, स्ट्रीट नंबर 9 है लेट्स से। ठीक है, एरिया लोकेलिटी, मैंने कहा जी एरिया कौन सा है? DHA। ठीक है, सिटी, जो ये सिटी टाइप करूंगा इसकी बेस पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारा आरटीओ जो उस प्रोफाइल इंक्वायरी में आ रहा था इसकी बेस पे आ रहा है। उस प्रोफाइल इंक्वायरी में जो ईमेल आ रहा था वो ये वाला आ रहा था। उस प्रोफाइल इंक्वायरी में जो सेल नंबर आ रहा था ये आ रहा था। उस प्रोफाइल इंक्वायरी के अंदर अगर ऑफिस साहब ना हो तो लोग ऐसे कहते हैं गाँव है, वो लिखते हैं गाँव का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? उस नाम को दो तीन हिस्सों में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा। ठीक है, नाम के वो आप पार्ट्स बना देंगे। ठीक है, सिटी को हमने सर्च किया, रावलपिंडी में लिखता हूँ लेट्स से। रावलपिंडी को हम देखते हैं तो इसमें रावलपिंडी की डिफरेंट ये जगह आ रही हैं कि जी कोटा, गुजर खान, कोटली सतिया। अगर आपको बिल्कुल समझ ना आए तो एंड पे याद रखिएगा उस सिटी का सिर्फ वही पूरा नाम आ रहा होगा, बाकी सारे छोड़ के। तो नॉर्मली आप उसी को ही सिलेक्ट कर दीजिए। जब आप सिटी सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं जाता, यहाँ पे सर्च किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटी, कैपेसिटी में या आप ऑनर है या आप ऑनर के अलावा सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में बड़े सारे लोग हैं सर बेनामी लिखा हो, बेनामी अलाउड है? भाई बेनामी अलाउड है नहीं अलाउड है हम टैक्सेशन लॉ में वो डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आपकी जगह अपनी है या अपनी नहीं है। अपनी है तो ऑनर, ऑनर कितने हैं ये नहीं कि अपनी से मेरे नाम पे नहीं है तो मैं कहूँ मेरी है। अगर मेरे नाम पे है तो मैं यहाँ पे उसको बता दूँ, इसकी वजह से कोई ये नहीं कोई नोटिस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये असूली तौर पे ऑनर का मतलब ये है, फर्ज करें कि ये जगह मेरी एक किसी दोस्त के साथ या भाई के साथ, मेरा 30% है, मेरे भाई का 70% है, तो यहाँ पे मुझे कितने परसेंट लिखना है? 30%। यहाँ पे फिर ऑनर कर देना है, मैं 30% ऑनर हूँ। और फर्ज करें कि मैं इस जगह का 100% मालिक हूँ तो 100% कर दूँ, इस जगह 10% मालिक हूँ तो ऑनर करके 10% कर दूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किरायादार हूँ या मैं किसी तरह कब्जा जमा के बैठा हूँ, यानी कि ऑनर तो नहीं हूँ, आप कह लें कि मैं ऑनर हूँ। ठीक है, लेकिन आप ऑनर नहीं है, टाइटल आपके नाम पे नहीं है, तो आप सेकंड कैटेगरी पे जाके आप 1% लिखेंगे। आप ये नहीं सर फिर तो 0% करें, 0% के साथ आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। अगर आपका 0% है तो आप बैठे कैसे हो? ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा आप डाल दीजिए। जब आप कैप्चा डाल देंगे, ठीक है, तो सर आप सबमिट करेंगे जो ही, तो याद रखिएगा कि आपको क्या होगा, एक नीचे दो बॉक्सेस बन जाएंगे। एक को कहेगा जो सेल नंबर पे आया कोड वो लिखो, एक जो ईमेल पे कोड आया वो लिखो। जो ही हम लिख देंगे तो साथ नीचे एक और सबमिट का बटन होगा। दुआ अच्छा, उस वक्त जब ये बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे
तो ये सारे डिसेबल हो चुके होंगे, इनको आप फिर बाद में एडिट भी नहीं कर पाओगे। तो फिर हम क्या करेंगे, कोड लिखने के बाद जो नीचे बॉक्सेस बनेंगे सबमिट करेंगे, तो हमारे ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे एक नया मैसेज आएगा कि मुबारक हो, आपका ये पासवर्ड और ये आपका यूजर नेम आपका सीएनसी नंबर होगा और आपका पासवर्ड प्लस पिन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जब वो पिन और पासवर्ड आ जाएगा, देन हम ज़ारत करेंगे डैशबोर्ड की, जो कि आयरिस का है। यहाँ पे एक भाई साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि सर आप एक चीज बताइए कि अगर सेल नंबर और ईमेल अगर बिल्कुल भूल चुका हो या किसी और वजह से लॉग इन नहीं हो सकता हो तो रिट्रीव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये वकील साहब है, मदरसा साहब, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बड़े सर वकला ये करते हैं कि अपने क्लाइंट का ईमेल अंदर से बदल देते हैं, मोबाइल नंबर ना ही बदले, ईमेल बदल देते हैं। जब ईमेल बदल देते हैं तो याद रखें बात के एथिकली मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपके क्लाइंट का लॉगिन आपका नहीं है। आपके पास अगर लॉगिन आता है तो अब याद रखिए कि अमानतन आप रिटर्न बना के उसका आप चेंज ना करें कोई चीज को, ठीक है। आप रिटर्न बना के उसको रखना है, ठीक है, नहीं रखना तो उसको वापस क्या, उसके पास तो है ही। वैसे एहतियातन मैं कहूंगा अगर किसी से काम भी करवाएं तो अपना पासवर्ड रिटर्न बना के चेंज कर लें, ठीक है। क्यों बाद में ईमेल अंदर से चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जब आप फॉरगेट करने जाते हैं यहाँ पे, अगर आप फॉरगेट करने की कोशिश करें, जो आपने रजिस्टर्ड करते हुए जो ईमेल एंड मोबाइल नंबर दिया था, अगर उसकी आपके पास एक्सेस नहीं है तो याद रखिएगा कि आप रिट्रीव नहीं कर सकते अपने अकाउंट को, ठीक है। लाजमी नहीं है रजिस्टर्ड करते हुए जो दिया था। बेसिकली जब मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, फर्ज करें ये पता नहीं किन का है, अच्छा किस क्लाइंट का, अच्छा जब ये लॉगिन हमने किया, अच्छा अब इसमें ये आ रहा है मैनेज योर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये दो चीजें, क्लाइंट का सेल नंबर चेंज हो सकता है, एडिट का बटन आ रहा है, पेन का मतलब है एडिट, आप क्लिक करेंगे तो आप जो रजिस्ट्रेशन के नंबर पे सेल नंबर और मोबाइल नंबर दिया था उसको सेल नंबर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ईमेल को एंड सेल नंबर को चेंज किया जा सकता है। जो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर लगा हुआ है उसकी एक्सेस आपको चाहिए और दोनों की चाहिए, क्या करने के लिए, अकाउंट को रिकवर करने के लिए। किसी एक चीज की भी एक्सेस नहीं है तो आप रिकवर नहीं कर सकते। पहले हम कर लेते होते थे, ठीक है, उसके हल थे, दो तीन हल थे, लेकिन अब एक हल भी उन्होंने छोड़ा, सारे एफबीआई ने अपने जो लूप होल थे उसको कवर कर लिया। तो हमें इसकी एक्सेस चाहिए। अगर एक्सेस नहीं है, सवाल ये कि अगर एक्सेस नहीं है तो सर इसका कोई दूसरा लीगल हल कोई नहीं है, अनलेस कि आप एफबीआर के पेराल के ऑफिस जाएं, उनको कहें और वो बंदा खुद जाए कि भाई मेरा ये सीएनएसी है, ठीक है, मैं ये बंदा हूँ, मेरा एनटीएन है, तो मैं अपना वो जो आईरिस का लॉगिन है उसकी एक्सेस खो चुका हूँ, मेरा मोबाइल नंबर बैक एंड पे डाटाबेस पे ये वाला डाल दीजिए या ईमेल पर आने वाला चेंज करके ये वाला कर दीजिए, मेरी उसके पास एक्सेस नहीं है। तो आप उसको जब चेंज करवा लेंगे तो आके फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर वो बंदा खुद नहीं जा सकता तो किसी वकील को स्टैम्प पेपर पे लिख के दे। और अब तो एक नया रिवाज शुरू हो गया है कि उसको पहले एक वीडियो भी बना के दें कि अपना सीएनएसी पकड़ के कि मैं ये बंदा, ये मेरा सीएनएसी, मेरा ये नाम है, मेरा ये सीएनएसी नंबर है, फलां बंदे को मैं अथोराइज कर रहा हूँ, उसको ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, ये बंदा मेरे ब्याह पे एफबीआर में जाके क्या कर सकता है, इसको रिटर्न मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट करवा सकता है। अच्छा ये बात भी जेन नशीन रहे कि वो चेंज तो करवा सकता है, लेकिन अब एफबीआर वालों ने अपने उनके लोगों ने एक दो नंबरी का धंधा शुरू किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि वो 2000 3000 3500 2500 इवन 1500 जहाँ पे किसी की सेटिंग बनती है वो करके तो क्या करते हैं कि आप घर बैठे बैठाए उसको अपना सीएनएसी भेजते हैं, ठीक है, कलर दोनों साइड से तस्वीर बना के, और घर बैठे हुए आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वो चेंज कर देते हैं और आप फॉरवर्ड कर लेते हैं। मतलब ये भी मार्केट में हो रहा है, ठीक है। अभी डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस चीज को कैटर कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो इनका सवाल था ये भी आई बिलीव कुछ हद तक एड्रेस हो गया होगा। अच्छा, आरटीओ चेंज कैसे करना जैसे मुश्किल है,
क्या पासवर्ड ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो सकता है? जी, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर चेंज का तो मैंने अभी बता दिया, आसान है। आपके पास पुराना पासवर्ड हो, आपके पास पुराना पासवर्ड हो तो आपने करना क्या है सर, लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेंज पासवर्ड आ रहा है, यहाँ पे ईमेल का लॉगिन आपने किया भी हुआ तो कहेगा पुराना पासवर्ड दो, जो करंट है वो दो, नया लगा लो, अगेन नया लगा लो, यानी कि पासवर्ड हम चेंज भी कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, अच्छा ये तो बता दिया। ठीक है सर, अगर एनटीएन क्रिएट करना हो और प्रॉपर्टी ना हो जिसका एनटीएन बनाना हो तो फिर 181 कैसे फिल करें? अमार साहब, आप अपने, आपके वालिद साहब, आपके भाई, आपके दोस्त, किसी का भी एड्रेस फिल कर दें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कहीं आप किराए पे रहते होंगे या वैसे रहते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोड पे रहते हो, कोई ना कोई जगह होगी, उस जगह का आप डाल दीजिए। हाँ, बल्कि रहने दें, जहाँ रहते हैं वो डाल दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएवर। अच्छा सर, इस मेन्यू में जब आते हैं हम लोग, आयरस को लॉग इन करते हैं तो यहाँ से हमने पासवर्ड चेंज करने के बारे में डिस्कस कर लिया। प्रोफाइल में जो मैंने जो प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं ना, वो जो आई थी ना, वही वाली प्रोफाइल यहाँ से आती है, देख लें। अभी इसको मजीद हम नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जरूर आ रही है कि इसका आरटीओ क्या है, इसका सीएनसी नंबर क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, इसको कौन सा वो जो है ऑफिसर है जिसके, जो इसके केसेस वगैरह को या इसको नोटिस इसको भेज सकता है। ठीक है, जिसके ये वो सबॉर्डिनेट आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या बंदा रजिस्टर्ड है? ये देखिए, ये बंदा रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये आ रहा है। यस WF। जब इसकी टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी हम करेंगे तो इसकी टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी कुछ इस तरह से आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। बोर तो नहीं हो गए? यहाँ पे दोस्तों हम आए, CNC नंबर लिखा 390774, वेरीफाई, ये आ रहा है। यस, ठीक है। अभी ये पता नहीं इनको क्या मौत पड़ी हुई है। ठीक है, इसको कंट्रोल P। हाँ जी, नहीं ये सुबह का नहीं, ये पिछले वीक का ही ऐसा कर, ये वाली जो चीज़ है ना, प्रोफाइल इंक्वायरी आपने डाउनलोड की है। आईएरएस भी मसला कर रहा है। ठीक है, ये भी कर। लो जी मंसूर साहब, मैं तो 3 घंटे की क्लास पढ़ाता होता हूँ यार। सर इसका क्वेश्चन आंसर के सेशन में डिस्कस कर लेंगे विद द जेन्युइन स्टोरी नॉट अ लॉयर। नहीं नहीं, आप शरीफ आदमी हो सर भाई, आपकी तो बात ही नहीं हो रही। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं यार डिस्कस। सर इसमें आपका ये सारे के सारे टास्क यहाँ पे आ रहे हैं। टास्क बार या इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये प्रोफाइल सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइल सेक्शन। इसको बोलते हैं क्विक क्विक हेल्प। क्या बोलते हैं? क्विक हेल्प। जो आपकी क्विक हेल्प है, इसके अंदर ये जो डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं, ये सारी की सारी ये किसी ना किसी इधर मेन्यू के साथ लिंक्ड है, जो कि वो कहता है कि आप ऊपर ना जाएं, यहीं से अपना काम सीधा कर लें। ठीक है, उसके बाद इनबॉक्स में वो लव लेटर पड़े हुए हैं जो आपको FBR बड़ी मोहब्बत से भेजता है और जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं सर यहाँ पे? क्रॉसपॉन्डेंस फ्रॉम FBR। और यहाँ पे इसको 2 किस्म के नोटिस आए हुए हैं, ऑडिट असेसमेंट का एंड रिकवरी का। इंशाल्लाह मैं 2 क्लासेस पूरी नोट्स के ऊपर लगाऊंगा, इतना आपको हो जाएगा कि आपको सारे नोट्स की समझ आ जाएगी। फिर आगे चल के ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में ये ऐसे ही है जैसे आप किसी के साथ नाराज होते हैं, एक गुस्से से मैसेज लिखते हैं अपने व्हाट्सएप पे, फिर आप कहते हैं यार बाद में करता हूँ, तो मैसेज आपका ड्राफ्ट में चला जाता है। इस तरह जब आप FBR को कोई रिप्लाई करने लगते हैं, वो भले गुस्से से छोड़ दें या फिर आप लिख के आपको मजीद सोचने का टाइम चाहिए तो आप छोड़ देते हैं, तो अगर आप उसको सेव करते हैं तो वो रहता है ड्राफ्ट में। ठीक है, आउटबॉक्स में ये आपका वो है, जैसे हम समझाने के लिए बस कह रहा हूँ, जब हम क्या करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, डिलीवर हो जाता है लेकिन उसने उसके ऊपर एक्शन है कोई नहीं लिया होता, उसको सीन नहीं किया, उसने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, ये वो वाला सीन नहीं कि ऊपर से देख लिया। ठीक है, इसको उसने देखा ही नहीं है, यानी कि ये अवेटिंग एक्शन बाय FBR है। जो हमने
ड्राफ्ट के बाद मुकम्मल करके कोई उसको रिप्लाई फाइल किया, कोई उसको डॉक्यूमेंट भेजा, वो वाला फिर यहाँ से घूम के कहाँ पे जाएगा, ड्राफ्ट में अगर सबमिट करेंगे। एक रिटर्न ऐसी वह चीज है जो उड़ के कहाँ पे चली जाती है अचानक से, कंप्लीट टास्क में। वरना कोई भी आपको नोटिस आया हो, कोई भी आपको लेटर आया हो, ठीक है मंसूर साहब, ओबीएससी फर्स्ट क्लास से, कोई भी लेटर शेटर हो, वो आपका सबसे पहले इनबॉक्स में आएगा, मैं जवाब दूंगा, कंप्लीट टास्क में जाएगा, और फिर सॉरी आउटबॉक्स में जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, कंप्लीट टास्क में। कंप्लीटेड टास्क में आपके वो रिटर्न, अभी के लिए ये मैं डिस्कस करूंगा, वो रिटर्न जो आपने सबमिट कर दिए हैं वो कहाँ पे आ रहे होते हैं, कंप्लीट टास्क में। कहाँ पे, डेक्लेरेशन के टाइम में। कहाँ पे, डेक्लेरेशन के टाइम में। ये 19, 29 और सॉरी 19 डिफरेंट किस्म के डिक्लेरेशन यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब ये आपको बताता चलूं, आज की क्लास में तो खैर नहीं बताता, जाती वाली बात है, ज्यादा हो जाएगा, कि आपकी रिटर्न के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, दो। बस समरी में बस थोड़ा सा हवाला लगवा देता हूँ। ITR comprises of two parts, part 1, part 2। सर जो पार्ट 1 है इसके लिए आपका सेक्शन 114 और पार्ट 2 के लिए सेक्शन 116। पार्ट 1 को एक्चुअली में हम इसी को ही रिटर्न बोलते हैं। तो फिर आप कहें सर यहाँ पे आपने रिटर्न क्यों कहा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे नॉट रिटर्न डेक्लेरेशन। क्या चीज है, डेक्लेरेशन। अब डेक्लेरेशन और रिटर्न को फिर हम दोबारा वजाहत से देखेंगे। पार्ट 1 उसका क्या है, रिटर्न, और पार्ट 2 क्या है आपका, वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, अब को डिटेल में हम समझेंगे, बस रिटर्न में याद रखें कि आपकी जो पूरे साल की इनकम और जो आपके टैक्सेस कटे हुए या आपका टैक्स पेबल बनता है वो आएगा। प्रैक्टिकली एक एक चीज दिखाऊंगा और देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद बैलेंस स्टेटमेंट में आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स और लायबिलिटीज, ये डिफरेंट चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सर जब आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं तो 2019 से पहले 2018 आपका 15, ठीक है, 16, 14 जो भी है, उसमें क्या होता था, इवन 14 में पोर्टल आया तो आपका पार्ट 1 अलहदा होता था, पार्ट 2 अलहदा होता था, यानी कि हम उसको रिटर्न को कैसे फाइल करते थे, अलहदा अलहदा। लेकिन 2019 में पहली दफा पार्ट 1 और पार्ट 2 को उसने क्या कर दिया, क्लब कर दिया। उसको क्लब को भी हम देख लेंगे। अब इसमें मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 को अलहदा अलहदा की बात नहीं कर रहा, जो टोटल इसमें चीजें डिफरेंट आ रही हैं अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक ये आ रहा है, ठीक है, ये किस साल का, इस बंदे का नाम शाम भी आ गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, किस ईयर की रिटर्न आ रही है, 24 की। ड्यू डेट क्या कह रहा है, 30 सितंबर, ठीक है। अब ये असूली तौर पे वैसे पोर्टल पे ये 30 सितंबर नहीं होनी चाहिए, ये बाद में करेक्ट कर देंगे जब फाइनल एक्सटेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। इसकी डेट असूली तौर पे 31 अक्टूबर होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन मिली है, एक्सटेंशन को फिर हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद दूसरी रिटर्न कौन सी आ रही है अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे ये उसी बंदे की 114(1) जो हमने कहा था, 114 के अंदर वो लोग लिखे हुए हैं जो रिटर्न फाइल करेंगे, और वो कहाँ पे लिखेंगे, 114(1) के अंदर। यहाँ पे ये कौन सी रिटर्न है, 2023 की। अगर हमने फॉर टाइम बिंग ये देखना हो कि रिटर्न को खोलते कैसे हैं, तो ये आई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब यूं ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी रिटर्न ओपन हो जाती है। अब इसको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आपकी रिटर्न जो आपने पुरानी देखनी हो कहाँ पे आ रही होती है, कंप्लीटेड टास्क के अंदर और उसमें डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है। जितनी भी आपकी रिटर्न सबमिट हुई होगी वो सारी सारी वहां पे आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल एंड फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो जी सर आपकी इस रो में जो क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ लीजिए, ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं ताकि वो भी अपने क्वेश्चन सोच लें। जी सर। ये जब कंप्लीट टास्क हो जाता है रिटर्न, कोई एडिट करना चाह रहा है वो सर रिवीजन मैंने कहा था सेक्शन 114(6) कि अगर आपकी रिटर्न में कोई मिस्टेक है या फिर कोई क्या है, ओमिशन है, तो यू कैन रिवाइज योर रिटर्न।
ऑनलाइन सर, ठीक है जी। आप लोग का कोई और सवाल? जी आप लोग। सेल्स टैक्स के लिए कौन से बंदा या इंडिविजुअल जो है वो एलिजिबल होता है? सर अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं ये बता देता हूँ कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 सेल्स टैक्स एक्ट 1990, एवरी मैन्युफैक्चरर आपका, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, एक्सपोर्टर, टीयर 1 रिटेलर, टीयर 1 सेक्शन 2 आपकी क्लास 43A आपका, उसके बाद प्रोविंशियल वाला वैसे उन्होंने निकाल के प्रोविंसेस में ले गए। इस सेक्शन को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखी गई कितनी अमाउंट पे होगा, उसने बताया कि ये लोग होंगे, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। जी सर। सर ये तो हमें मालूम है कि एक तो सेंटियन बन गया तो वो कम नहीं हो सकता। डेथ के केस में खत्म करवाना जरूरी है या वैसे ही वापस हो जाता है? सर डेथ के केस में किसी बंदे का एंटीन खत्म करवाना जरूरी है कि नहीं है? सेक्शन 87 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसमें उसने वजाहत किया है, किन लोग की वजाहत की है, आपके जो लीगल हायर्स हो, कौन से 87, ठीक है, जो बंदा फौत हो जाए, दिस इज इंडिविजुअल, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज इंडिविजुअल शैल बी लायबल, कानूनी तौर पे शैल, लाजमी तौर पे कहता है मरने वाले का सबसे पहले तो हम टैक्स निकालेंगे, कितना बनता है वो हम लेंगे। क्या लिखा हुआ है? एनी टैक्स फ्रॉम द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल इफ द इंडिविजुअल हैव नॉट बीन डाइड। कहता है फर्ज कर लो कि बंदा ना मरा होता तो उसका कितना टैक्स होता है, उतना टैक्स हमें दो जितना उसका बनता है। यानी कि अगर उसकी रिटर्न फाइल होने वाली है, उसका जो टैक्स बनता है, वो बंदा मर गया तो हमें वो टैक्स दे दो, अगर वो ना मरा होता तो उसका कितना टैक्स बनता था, ठीक है, नंबर 1। एंड और वो टैक्स इतना हम लेंगे, हम इतने लोग जालिम नहीं है जितनी उसकी जायदाद है। अगर 200 टैक्स बनता है, उसकी जायदाद 100 रुपया की है तो कोई मसला नहीं है, कफन दफन आप कर लो, उसका 100 रुपया हमें दे दो, ठीक है। ये यहाँ पे कहा है कि स्टेट की हद तक, ठीक है, ये भी नहीं है कि उसके खर्चे वर्चे निकाल लेना, ठीक है। ये फिर लिखा, द एलिजिबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू विच द डिसीज इज कैपिटल। ये तो खैर पॉइंट हो गया। शैल बी द फर्स्ट, ये वाला पॉइंट कहता है कि लोगों के पैसे बाद में देना, बाकी सारे बाद में काम करना, फर्स्ट चार्ज होगा हमारा, फर्स्ट जिसको हम कह लें फर्स्ट राइट होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कानूनी एतबार से हम लोग क्या करते होते हैं, जब किसी बंदे का वो क्या होता है, कोई फौत होता है, तो कानूनी एतबार से लोग उसकी वो फाइलिंग तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर उसका कोई टैक्स पेबल है तो वो भी देना है। लोग कहते हैं वो मर गया बस, ठीक है, ये कानून में एक है पॉइंट, ये सेक्शन है आपका, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि फाइल करना चाहिए लिक्विडेशन का फॉर्म, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे। लेकिन एक बात ये निशीन रहे कि हम सबमिट कर देते हैं, FBR वालों के कान पे जूं भी नहीं दिखती, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। इस सिलसिले में एक बंदे ने कंप्लेंट की FTO को, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन को। उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात हुई कि बंदा मर गया, ठीक है, आप उसको ऑडिट के नोटिस भेजते जा रहे हैं, आप उसको डिफरेंट किस्म के नोटिस भेजते जा रहे हैं, हम कहाँ से उसकी कंप्लायंस करें। उसने कहा भाई जान आप, FBR वाला कहता है कि इसमें लिखा हुआ है ना कि आपकी कंप्लायंस करनी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने। उसने कहा भाई क्यों लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हैसल में डालते हो, जब हम एप्लीकेशन फाइल कर दें तो उसका NTN ही आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो उन्होंने कहा NTN हम डिलीट कर देंगे, लेकिन हम कब करेंगे वो हम आपको नहीं बता रहे, ठीक है। खैर वो बड़ा टाइम लेते थे। फिर उन्होंने कहा FTO ने SOPs बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ NTN डिलीट करने का, ठीक है। वो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लंबा चौड़ा बना दिया, लेकिन अभी भी उसके ऊपर उस तरह से कारआमद नहीं है। हमारे ऐसे क्लाइंट जिनके 2-2 साल से हमने वो फाइल किए हुए हैं लिक्विडेशन फॉर्म, ठीक है, तो अभी भी उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अनलेस के जाएं मिलें, और हम भी कहते हैं बस ठीक है, पैसे हमने उनके अकाउंट से निकाल लिए हैं, वो उसका वो भी हो गया, क्या कहते हैं, सक्सेशन भी हो गया, ठीक है। तो अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर हमें भी तो उस तरह से ट्रीट करें ना। प्रैक्टिकली वो चीज़ उस तरह से अप्लाई नहीं हो रही। हाँ एक पॉइंट है जिसमें ये लिखा गया है, ये भी सेक्शन आपका 115, कौन सा सेक्शन है जी, सॉरी 114 और उसका सब सेक्शन कौन सा है, 3। यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर कोई बंदा फौत हो जाए, अगर कोई लिक्विडेट हो जाए, ये पाकिस्तान को परमानेंटली कह दे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो उससे एक फाइनल रिटर्न ली जाए। क्या ली जाए? फाइनल रिटर्न ली जाए। उससे पूछा जाए कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या liability है, क्या कोई इनकम है, क्या नहीं है, और आपका टैक्स पेबल कितना बनता है वो दे दो, और परमानेंटली पाकिस्तान चले जाओ, हम आपका NTN बंद कर देंगे। अदरवाइज
इन 3 हालातों के अलावा बिजनेस के बारे में सेक्शन 117 अलग हम पढ़ेंगे। आपके ये इंडिविजुअल के लिए पॉइंट है कि एक इंडिविजुअल का अगर एफबीआर के साथ रिश्ता हो गया तो रिश्ता कब खत्म हो सकता है। पहले बात नंबर पे मर जाए, दूसरे नंबर पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, और तीसरे नंबर पे क्या है, कंगाल हो जाए। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन है। सर इस सूरत में क्या करना चाहिए? मतलब ये मेरा जो अपना मसला है वाले साहब के साथ, ठीक है, तो वो उनके नोटिस भी अभी वो ईमेल पे आ रहे होते हैं, और उसको मतलब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो अप्लाई भी मैंने किया था, करवाया था। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? उसको इग्नोर करना चाहिए? आपने पैसे वैसे तो सारे आप लोगों ने बांट, लास्ट रिटर्न भी जमा करवाई थी उनकी डेथ के बाद भी। बस ठीक है, लास्ट रिटर्न जमा करवा दिया है, आपने एसेट्स बांट लिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। वैसे तो वो कहते हैं कानूनी वारस नहीं, वारसान जिम्मेदार है। ठीक है, तो आप उसको एक ऐसा करो कि जिस बंदे की तरफ से नोटिस आया ना, वो मैं आपको नोटिस निकालना और किस बंदे ने भेजा वो भी आपको समझा दूंगा। उसको एक छोटा सा लेटर लिख के भेज दो, या जाके एक दफा मिल लो। ठीक है, मिल लो, कोई मसला नहीं है, पूरे जाओ, आपका हक है। बस ये है कि हम खौफ करते हैं कि वो क्या कर देगा। ठीक है, तो उसको वो अगर कोई बात करते तो कहो कि मैं आ गया हूँ इसलिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको समझा के भेजूंगा, कुछ चीजें गाइड करके, कानूनी भी और दूसरी भी। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपकी इजाजत एक से। मिनट भाई, भाई आपको बारी आएगी, सब्र करें, और लंबी बारी आएगी अभी नहीं जी। आजकल जो चल रहा है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, एक बंदे ने 2019 या 2020 की उसको रिटर्न उसकी डेट हो, मतलब कि 2019 में उसने रिटर्न भरने की नहीं भरी, वो चाह के कि 20 में भरने लगा तो 20 वाले की भरी जाए। तो उसको किसी ने मशवरा दिया 2019 वाली जनाब पहले करो तो फिर 20 वाली की। ठीक है, अब उसने मतलब है कि वो फिलअप कर दी 2019 वाली भी 20 वाली, इवन देयर अप टू 24 तक उसने कर दी है, लेकिन जो 2019 वाला एक नोटिस है वो अभी तक पड़ा हुआ है उसके पोर्टल पे, तो उसको कैसे किल किया जा सकता है? कोई मुश्किल बात नहीं है। इनका सवाल ये है कि एक बंदे को बेसिकली हमें पता नहीं होता कि किसी बंदे को सेक्शन 114(4) का नोटिस आया हुआ है रिटर्न फाइल करने का, ये वैसे रिटर्न भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे इनकी रिटर्न नहीं भरी जा रही। उसका नोटिस तभी खत्म होगा, आप उस नोटिस के रिप्लाई पे क्लिक करके रिटर्न भर दें। उसके ऊपर आप रिप्लाई पे क्लिक करें, जब रिप्लाई पे क्लिक, एक होगा व्यू का बटन, उसके साथ ऐसे उल्टा एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वो रिप्लाई का है। उसके बाद जो फर्स्ट आपका आइकॉन आएगा कि रिटर्न फॉर द कंप्लीट ईयर, क्लिक करेंगे, टैक्स ईयर मेंशन करेंगे, आपका नोटिस भी खत्म हो जाएगा, रिटर्न सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे, ये बहुत अहम पॉइंट है, वो ज़हन नशीन रहे कि जब आप रिटर्न फर्ज करें 2024 की भर देते हैं, उसके बाद अगर आप 2023 की भरते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कहें क्यों? जिन लोग की मैथ तेज है उनके तो मुश्किल नहीं है, बाकी लोग की मुश्किल क्यों है? सर बेसिकली ऐसा होता है कि 2023 में जो आपकी इनकम है और आपके एसेट्स हैं, उन्होंने कैरी होके आगे जाना होता है। आप भी बनाते हुए ऐसी गलती ना कर दें कि इस साल जो एसेट्स आपने ओपनिंग लिखे हुए हैं 24 में और 23 के क्लोजिंग की चौर कर दें। अगर आपने ये, फिर अभी बात आधे लोग को नहीं समझ आएगी, जब मैं रिटर्न भरूंगा आपके साथ करूंगा तो आपको समझ आएगी। और फर्क आ गया तो सीधा सीधा आपके माथे नोटिस लगेगा, और जब आपको नोटिस आएगा तो फिर आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। यानी कि फिर रिटर्न भरते हुए बात याद रहे कि जो ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग एसेट्स क्या होते हैं, मैंने पूरी डिस्कशन करनी है, और पिछले साल के जो क्लोजिंग एसेट्स हम मैच करते हैं। इसकी मिसाल मैं से लेता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स, रात को सोए तो जो जेब में लाख रुपया था, सुबह उठेंगे तो लाख का लाख ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि ज्यादा हो जाए। तो यानी कि एक साल के क्लोजिंग एसेट्स अगले साल के ओपनिंग एसेट्स उतने ही रहते हैं। ठीक है, जो 30 जून को एसेट्स होंगे 1 जुलाई को भी वही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जब वो रिटर्न भरनी है अगले साल के पिछले साल पे आना है, तो जो ओपनिंग रखिएगा 1 जुलाई को, फर्ज करें सिर्फ समझाने के लिए, मतलब जब मैं रिटर्न भर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, तो मैं अगर ओपनिंग एसेट लिख रहा हूँ उससे पिछले साल की क्लोजिंग होनी चाहिए। इसको हम फिर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी अगर 2019 की उसकी रिटर्न भरी गई है, हाँ जी, तो उसको दोबारा भरनी चाहिए उसके रिप्लाई? नहीं सर, ऐसा कैसे? उसकी रिटर्न तो भरी नहीं गई होगी, मुमकिन ही नहीं है। अगर उसको नोटिस आया, नोटिस पड़ा हुआ है, उसकी रिटर्न भर दी गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको नोटिस आया हुआ है तो आपकी रिटर्न तभी भरी जाएगी अगर आप नोटिस का रिप्लाई करके रिटर्न भरेंगे। आप उसको गौर से जाके देखिए। अगर आप देखना चाहें कि सर आप सही कह रहे हैं, कंप्लीट टास्क में जाके, जैसे मैंने अभी खोला है, 24 की रिटर्न, 23 की रिटर्न, 22 की रिटर्न, वहां पे 19 की रिटर्न नहीं होगी। वहां पे अगर 19 लिखा होगा तो लेफ्ट साइड पे देखिएगा, लिखा होगा नोटिस टू फाइल रिटर्न, वहां पे रिटर्न नहीं लिखा होगा।
अच्छा, जो आजकल रिटर्न लेट करने का जो फाइन सुनने में आ रहा है सर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक अभी चूंकि मैं उन चीजों को एक सीक्वेंस में लेके चलूंगा, इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएगी कि लेट फाइलर, एक्टिव फाइलर, ठीक है, उसमें आपका किन चीजों के ऊपर लेट फाइलर का इम्पैक्ट आता है, नॉन फाइलर, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। उसमें 10th शेड्यूल को पढ़ना है आपके इनकम टैक्स के, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के साथ लिंक करके, तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी, बट इट्स टू अर्ली, ठीक है। और आजकल जो 50,000 से ज्यादा पेंशन वाला है, पेंशन हजरात की सीमें बंद हो रही है, उनके पेंशन अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, ये क्या? सर माजरत के साथ आपके कानून में ये है कि ये एक FBR ऐसा एक रूम है जिसमें आप चले गए तो वापस आप बाहर नहीं आ सकते। जब आपने FBR के साथ एनरोलमेंट करके निकाह कर लिया है तो ये 3 चीजें हैं आपके FBR से दूर जाने के। अब इनमें से आप कोई एक रास्ता अडॉप्ट कर लो फिर तो ठीक है, अगर आप इनमें से कोई एक रास्ता अडॉप्ट नहीं कर सकते तो फिर चुप करके हर साल सेक्शन 114 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 7 वही वाला जो NTN वाला कहते हैं, अगर आपने गलती से एक दफा भी NTN ले लिया गलती से भी, तो हर साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें टैक्स देना है। हमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि हम अगर फाइल करेंगे तो हमें टैक्स देना है। अब टैक्स देना इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और रिटर्न फाइल करने का क्या मतलब, जस्ट उनको बताना है भाई कुछ नहीं कमाया, कंगाल हूँ, सारा साल 4 लाख कमाया है, नहीं है टैक्स, ठीक है, तो ना दो। फाइल करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस चीज की कंप्लायंस लॉ मांगता है कि आप हर साल करें। अब चूंकि बीइंग पेंशनर आप इससे पहले रिटर्न फाइल करते रहें, यानी कि मींस देयर बाय यू हैव एन NTN, और आपका NTN तो हर साल रिटर्न फाइल करें। नहीं करेंगे तो जो जनरल ऑर्डर के जरिए FBR क्या करेगा, आपकी सिम बंद कर देगा। इवन को कहता है मैं आपका मोबाइल फोन बंद कर दूंगा। उस आप सेक्शन 114 को पढ़े ना, बी को, उसमें जो जिस पॉइंट के तहत सिम बंद करता है उसमें पहले लिखा हुआ मोबाइल फोन बंद कर दूंगा, यानी कि वो आपको IM ही ब्लॉक कर सकता है। सिम बाद की बात है, लेकिन वो शुक्र करें कि पहले वाले पॉइंट पे नहीं, उस एक पॉइंट के पहले हिस्से पे नहीं रुका हुआ, वो दूसरे हिस्से पे रुका हुआ है। फिर आगे वो कहता है कि मैं आपका बिजली का बिल वो मीटर काट दूंगा, गैस का मीटर काट दूंगा, आपके इंटरनेशनल ट्रैवल टूर्स पे पाबंदियां लगा दूंगा। तो अभी वो फ्यूचर में जब सख्त होगा तो बाकी भी पॉइंट्स को वो करेगा, अडॉप्ट करेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक ये है कि मेरे केस में ये है कि मुझे 2017 का एक नोटिस आया, 2017 का नोटिस आया, लेकिन मैंने 2018 में फाइल किया, 2018 में उसको, फर्स्ट टाइम फाइल किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं उसी वक्त पाकिस्तान में आया था, उससे पहले मैं पाकिस्तान में नहीं था, ठीक है, तो वो उसको मैंने देखा भी लेट, यानी फरवरी की ठीक है, थी वो, मैंने मार्च में देखा उसका नोटिस, वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं था ही नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या फाइल करूँ? सर मैं उसके लिए सेक्शन 121 बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम टॉपिक से हट जाएंगे, बाद में जब वो चीजें आएंगी तो मैं कहूंगा यार कुछ बताया हुआ है, तो मैं उन चीजों पे अभी गुस्सा नहीं चाह रहा। इसके ऊपर आपके 121 क्या है, अगर आप नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं करते तो बेसिकली मैंने एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, मेरा ख्याल है शायद 25 के 28 पेजेस का 33 पेजेस का, जिसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि फलां नोटिस आया, वो क्यों आता है, ठीक है, उसका सद्देबाव कैसे करें, ठीक है, तो पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो इसमें आपके केस में 121 भी आपके ऊपर लगेगा, आपके ऊपर 191 भी लगेगा, 182 भी लगेगा, ठीक है, 205 भी डिफरेंट सेक्शन जो आपके ऊपर लग सकते हैं। इनका क्या मतलब है हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी उसका हल क्या है, अगर मैं उसको फाइल भी करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? तो आप अगर सर ये मत सोचें, मैं उस टाइम पाकिस्तान में नहीं था, अभी इस चीज को छोड़ दें, ठीक है। अभी हमने ये देखना होगा अगर आपने 2018 की रिटर्न फाइल की है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या डाला है, ठीक है। नहीं, उसमें तो फिर वो एसेट तो उस समय वो भी चल रहा था ना कि आपको वो दे रहे थे रिलैक्सेशन, एमनेस्टी पीरियड चल रहा था कि आप जो भी डिक्लेयर करें कर दें, वो कर दिया मैंने, लेकिन उससे पहले तो एसेट नहीं थे ना। अभी सर ना नाराज ना होइएगा, हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन खुद ब खुद एड्रेस है। हाँ जी, सारे एड्रेस हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई मसला नहीं, मेरा और आपका साथ है, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। जी सर। सर मैं ई एनरोलमेंट से बात करना चाह रहा था। जी फारमाएं। रिसेंटली मैं न्यू फाइल कर रहा था, तो जब मैंने सारा डाटा उनका फिल किया तो कहता है कि ये ई एनरोलमेंट हुई है। नहीं, ई एनरोलमेंट हुई नहीं है कहेगा, ई एनरोलमेंट रिक्वायर्ड करेगा, कहेगा ई एनरोलमेंट रिक्वायर्ड। अब जब मैं उसकी डिटेल देखा तो ना तो वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम थे, वो स्टूडेंट था, नॉट है, अब जब मैंने उसकी डिटेल में किया, मैंने कहा आपने ऐसा क्या किया है कि आपको उसने ई एनरोलमेंट कर ली है? शाबाश, ठीक है। मैंने सर एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया था अपना। हाँ जी। उसके मतलब कि पहले यूपीएस बैंक से पैसे पड़े हुए थे, ठीक है, उठा के बैंक ऑफ हबीब में वो लेके गए। ठीक है।
वहां जब उन्होंने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया तो उसने प्रिंसिपल बुक को रख दिया और हाँ, सेकंड पार्ट अपनी मदर को ले गए। तो एनवायरनमेंट उसने टिक करके उसका डाटा तो उसको नोटिस भी जारी कर दिया। सही सही, नोटिस जो था वो उसकी डेट भी गुजर गई हुई थी कि ये जो है आपने इस हिस्से में आप अपनी कंप्लायंस फलां डेट तक करें। ठीक है, अब कोई क्राइटेरिया है कि किस किस को ये पिक करेंगे या क्या करेंगे? कोई हर ऐसे तो कोई भी अकाउंट ओपन करवाने जाएगा उसको तो पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ यार ये मामला। सर उसके ऊपर पूरा लाइव अमल डिस्कस करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बस ऐसा ऐसा चले, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, जिन लोगों ने ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन सुनने हैं वो बैठ जाएं, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में हमारा तरीकेकार ये है कि आप लोग हैंड रेज करेंगे, रिएक्शन का बटन होगा आपकी स्क्रीन पे, मैं 1 बाय 1 आप लोग के नेम कॉल करूंगा और आपके सवालात लूंगा और आप लोग मतलब जो सवाल करेंगे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। भले आधा घंटा लगे, भले पौना घंटा लगे, भले घंटा लगे, जैसे फिजिकल वालों को 1 बाय 1 रिस्पॉन्स किया है तो आप लोग को भी इंशाल्लाह ऐसे 1 बाय 1 रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमाद साहब, मिस्टर सर हमाद। जी जी सर। जी जी, सर एक पर्सन है, वो फॉरेन कंट्री में है, वो सर प्रॉपर्टी बाय कर रहा है पाकिस्तान में। उसको सर हमने फाइलर कर दी है, उसको 236 के अकॉर्डिंग सेक्शन उसको सर 6% लग रहा है। ठीक है। क्या सर उसको 3% कैसे लग सकते हैं? नहीं, उसको अभी अगर अभी आप फाइल कर देते हैं 2024 का रिटर्न टाइम, यानी कि अभी टाइम 31 अक्टूबर तक है, तो जब फर्स्ट ठीक आपका अप्रैल का BTL फर्स्ट मार्च को नहीं आता, अब वो जब ड्यू डेट होती है उसके अगले दिन आ जाता है, ठीक है। ये कानून में उन्होंने चेंज किया है। जब अगले दिन आपका ATL आएगा तो उसमें आपका नाम होगा और आप एक्टिव फाइलर हो जाएंगे लेट फाइलर के बजाय, तो आपका 6% के बजाय 3% हो जाएगा। सॉरी सर। मैंने कहा है कि भाईजान आप उसकी रिटर्न 2024 की टाइम पे फाइल कर दें, ठीक है, विद इन ड्यू डेट। व्हाट इज ड्यू ठीक है। डेट? 31 अक्टूबर एज डिटरमिन्ड ओके। बाय सेक्शन 214A बाय द FBR, ठीक है। तो उन्होंने ओके। FBR ने जो सेक्शन 118 है उसको ओवरराइड करके अभी एक्सटेंशन दे दिया सब लोग को 31 अक्टूबर तक, ठीक है। तो फिर ठीक आपकी है। फाइलिंग डेट जो है वो अब 30 सितंबर नहीं है, क्या है, 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर ओके। तक रिटर्न, उससे पहले पहले रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपका 1 नवंबर को जो ATL आएगा, ATL के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करनी है, आप थोड़ा सा शायद जल्दी में, तो इसलिए मैंने कहा चल बता दूं। तो जब वो ATL ओके। आएगा तो उसके अंदर लिस्ट पब्लिश होगी, उसमें आपका नाम होगा, ठीक है। ठीक है। जब नाम होगा तो इंशाल्लाह आपको वो मतलब क्या कहते हैं, टैक्स रेट 3% लगेगा, ठीक है। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पर्सन फाइलर है तो उसको पाकिस्तान में ही है, उसका अगर लेट फाइलर है, उसका अगर रेगुलर फाइलर करना हो तो इन स्पेसिफिक डेज 1 to 2 डेज में, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले 2 नंबरी हो रही थी, अब वो भी खत्म हो गया है। तो आप विद इन डोमेन ऑफ द टॉपिक रहें, नाराज ना होइएगा, क्योंकि ये फिर चीजें आगे की जब मैं डिस्कस करूंगा फिर उस वक्त मैं उस तरह से उतना नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो कई लोग ठीक है इसमें सर। बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पता नहीं क्या चीज बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। आई जी जी। अश्योर यू कि जब आपका इनकम टैक्स पूरा होगा आपको एक एक चीज आती होगी, इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। नुमान हमीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा बस क्वेश्चन ये था कि जो आपकी बुक है ये टैक्स के ऊपर, तो ये कब तक आएगी? मतलब कि ये जो ऑर्डिनेंस और रूल्स है ये तो काफ़ी ज़्यादा इसके पेजेस हैं, तो मैं अगर आपको हमने अपनी बुक के आने तक एक CA इंटरमीडिएट की बुक दे दूंगा। मेरी बुक के ऊपर मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसाइट्स ज्यादा डाल रहा हूँ तो उसके ऊपर शायद थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है, क्योंकि इंशाल्लाह जब एक दफा काम हो जाएगा, आपको पता है फर्स्ट एडिशन है, तो उसके बाद टाइम तो लगेगा उसके ऊपर। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि वो पेजेस तो बहुत सारे होते हैं, वो जो नहीं, मैं लॉज है इंशाल्लाह आपको एक उसके। आसान सी बुक दे दूंगा, परेशान ना हो। आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा आपको, ठीक है, दो जी तीन ठीक है क्लास के बाद, ठीक है। जी ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। आमिर इकबाल, एक एक क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि वजह यह है कि अभी मुझे याद आ गया है कि 8:30 बजे मेरी एक मीटिंग है, कहीं उसमें मैं लेट ना हो जाऊं, ठीक है। ऑनलाइन मेरी एक मीटिंग है, तो वैसे तो मैं जवाब लंबे लंबे देता हूं, लेकिन उसकी वजह यह है कि आज आज का दिन बस माफी दे दीजिएगा, कल मैं 10 बजे तक भी आप लोग के साथ बैठ जाऊंगा। जी आमिर साहब, आमिर इकबाल। हसनात प्राचा।
सर मेरी आवाज आ रही है आपको, आमिर इकबाल? जी आमिर साहब आ रही है। जी जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि हम लोग तो अभी स्टार्टअप पे हैं, ठीक जी है। जी और अभी इस वक्त आगे के सवालात करना तो मेरे हिसाब से अभी मुनासिब नहीं रहेगा। जी जी तो हम बजाय इसके कि हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अभी डिस्कस करें, हम जो आपका सिलेबस की आउटलाइन है उसके हिसाब से चलें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। मेरे मेरे मतलब नहीं नहीं और भी बिल्कुल सर, वो पार्टिसिपेंट्स इस चीज मीटिंग को हम जाएंगे चलेंगे। ना तो सब लोग के जी लिए आसान होगा। जी जी। तो ये चीज है। दूसरा ये कि मैंने थोड़ा सा आज लेट क्लास ज्वाइन की थी, 15 मिनट। ठीक है। तो उसका जो मिसिंग पार्ट है वो मुझे वो, कैसे मिल वो, सकता वो है? सर आपको रिकॉर्डिंग जो है ना, पहली 2 क्लासेस हमारी यूट्यूब पे शेयर हो जाएंगी और कल आपको इसका लिंक भी आ जाएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। क्योंकि हम लोग सर सिलेबस के हिसाब से चलें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम हट जाते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है हमारा उसमें। क्योंकि जो चीज एक सिलेबस में है, एक माइंड सेट है, उसके हिसाब से चलें हम तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। एग्रीड। ठीक है सर। चलें सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, इंशाल्लाह थैंक फिर कंटिन्यू यू। करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। राना जुबैर, अल्लाह हाफिज। राना जुबैर। अच्छा, साजिद खान एडवोकेट। साजिद खान एडवोकेट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहिब साहब। सर मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक शख्स जो है अभी ड्यू डेट के अंदर फाइलर हो जाता है, तो 1 नवंबर को अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, तो क्या उसके ऊपर 3% लगेगा या 6%? सर उसके ऊपर 3% लगेगा अगर अभी वो फाइलर हो जाता है, लेकिन इसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन मैं अभी ये कहूंगा 1 नवंबर को 3% लगेगा उसके ऊपर। ओके सर, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट जी, एक मिनट, आप लोग सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते अगेन। सर मैं काइंडली नहीं नहीं, अगर ऐसे नहीं। तैयब भाई, तैयब भाई, सब लोग के साथ हैंड रेज करके ये एक ज्यादती वाला एलिमेंट है। जब मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप सबके साथ आए, ठीक है। हैंड रेज कीजिए आप। यार कयूम, मेरे बच्चे, उसको बुलाओ एहसन को, उसको कहो कि ये क्या, एहसन को बुलाओ, किधर है, चला गया। ये क्या यार सीन है कि नशा कौन सा क्या होता है कि कैमरे को चार्ज पे क्यों नहीं लगाया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बाद में मैं करता हूँ आप लोग के साथ। मतलब कि उसको बुलाओ एहसन को, घर के बुलाओ उसको। जी जी, साजिद अली खान। साजिद अली खान नहीं है। आमिर इकबाल। जी अगर सर, आपका मेरी क्वेश्चन, बात सर मेरी सर बात हो चुकी है आपसे। चलें आप हैंड ओवर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक, ओके। थैंक यू। असनात जी भाई। प्राचा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर सर मैंने ये जो अभी हमने पढ़ा है जिसमें आपने बताया कि फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है और अगर कोई कंपनी है तो उन्होंने इसके थ्रू आईरिस के थ्रू अपनी इनरोलमेंट करनी है एफपीआर में, तो नहीं, सर फॉर कंपनी एग्जांपल का अगर सीपी में जब कंपनी बनेगी खुद ब खुद हो जाएगी। नहीं नहीं सर, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ फिर कि कंपनी पहले ना बोले कंपनी है। उसको। जी जी सर। फिर कंपनी ना बोले सोल उसको, प्रो सोल प्रोप्राइटर ही नहीं बोले। सर, एक फर्म है, सोल प्रोप्राइटर एक फर्म है, वो फिर फर्म सोल ना बोले प्रोप्राइटर के उसको। तौर। जी फिर ओके सर। फर्म ना बोले, सोल प्रोप्राइटर ही सोल बोले। सोल प्रोप्राइटर है सर। और अगर हमने हम्म उसका वो पहले पिछले 10 साल से उसकी हिस्ट्री है कि वो एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा है और हम्म। उसका स्टेटस एज ए सोल प्रोप्राइटर है, और अब अगर हमने उसका स्टेटस पार्टनरशिप पे चेंज करना है तो वो हो सकता है, या हमें नए सर सिरे वो से कंपनी इसको रजिस्टर करनी इसको आप कन्वर्ट नहीं पड़ेगी? ओ करेंगे सॉरी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। आपको अलग से रजिस्टर्ड करना होगा। इसका एफबीआर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एफबीआर के साथ आपको एनटीएन लेना होगा उसका, पार्टनरशिप का। लेकिन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करने की बात करेंगे, एक तरफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बैठा हुआ है, वहां चले जाएं। अगर उधर नहीं जाना तो आप एससीसीपी चले जाएं। एलएलपी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मुदस्सिर भाई।
सर वही डिस्कस करना चाह रहा था जो मैंने पहले क्वेश्चन किया भी था क्यूरियोस जी हवाले आप से, कोई मसला नहीं, आप डिस्कस करें सर। रिट्रीव करने के हवाले से। उसका जी सीन सर ये है कि मेरे अपने पेरेंट्स का 2017-18 में हमने उनका एक एनटीएन बनवाया था, कंसल्टेंट थे कोई, तो उनसे, तो उन्होंने हमें पासवर्ड और वो चीजें भेजी थी एसएमएस पे। ठीक है जी, ठीक तो है। हमने उनको जिस तरह वो कोड आता है तो कोड हमने उनको बता दिया दोबारा से, बट मुझे अभी तक याद नहीं पड़ता कि कुछ इस तरह का जीमेल पे कुछ ऐसा हो। तो और उन कंसल्टेंट से अभी हमारा कोई ऐसा कांटेक्ट भी नहीं है। तो उसको रिट्रीव करने वाली बात को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप समझा दीजिएगा, या अभी अगर टाइम हो तो पॉसिबल हो तो, क्योंकि आपने 8:30 पे जाना है। और सर दूसरा इसी मैंने से मैंने रिलेटेड एक और अर्जी चीज है यही कि की थी। 2017-18 में। एक मिनट यहीं पे जवाब दे दूं। इसका मैं जवाब दे जी चुका हूँ कि आप अपने वालिदैन से एक वीडियो बनवा के उनका सीएनसी लेके उनसे अथॉरिटी लेके चले जाएं। ये तो क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है कि आप जाएंगे, जी पेराल सर। में जाएंगे, जो आपके एफबीआर का ऑफिस है उनको आप कहेंगे यानी ये हमने ईमेल अपडेट करना है। पहले तो आप एफबीआर प्रोफाइल इंक्वायरी में चेक तो करें कि उनका एनटीएन कौन सा लगा हुआ है, वो सॉरी ईमेल कौन सा लगा हुआ है। जी सर, इसी अगर से नहीं है रिलेटेड तो एक और वकील चीज थी साहब ने ना, अपना बना के लगा दिया होगा जी। इसी के साथ ही एक और चीज मैं सर एक्चुअली बताना चाह रहा था। वो ये कि 17-18 में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने उनका वो बनाया था, उसके बाद उनको पासवर्ड याद नहीं और तब से अब तक उन्होंने कभी रिटर्न भी फाइल नहीं की। ठीक है जी। और अभी अगर वो रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह सख्तियां हो रही हैं, तो वो कहते हैं चलें जी अगर हम अपनी रिटर्न फाइल करें, दे हैव प्रॉपर्टीज एंड वेल स्टेटमेंट वगैरह उनकी बन सकती है। तो वो ये कहते हैं कि जी पासवर्ड भी हमें याद नहीं है, हमें जीमेल भी याद नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर याद है। तो इस सारे से रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा? सर अभी तो बताया आपको, या आप मुझे 10 दफा नहीं नहीं, पूछिए, पासवर्ड भी नहीं है ना सर। मैंने पासवर्ड है तो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए तो बता रहा हूँ आपको कि एफबीआर जी जाए जी मेरे सर। दोस्त। ओके एफबीआर में जाके उनको बोलें कि हमने फलां सीएनसी के अगेंस्ट ईमेल को रीसेट करवाना है, वो आपसे नया ईमेल मांग लेंगे, सिंपल। ओके सर, ओके 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 ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तैयब साहब मैं अब आपका आंसर ले रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा। उसकी वजह ये है कि आपने स्टिल हैंड रेज नहीं किया। हैंड रेज का हमारा मैकेनिज्म ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रिएक्शन का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो हैंड रेज आ जाता है। तो सर अभी के लिए आप ले लें। सर एक्चुअली माजरत के साथ मैं तो बड़ा बेताब था आपकी क्लास के लिए, और ठीक है। मुझे चूंकि मैं न्यू बेबी हूँ लैपटॉप पे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था सर। अब 52 साल का कौन न्यू बेबी होता है? सर लैपटॉप का न्यू बेबी हूँ सर। अच्छा अच्छा, फिर सही है। ये नीचे अच्छा वाली सर लाइन पे आपने काफी। हाँ सर जी जी। आपने जैसे शुरू में कहा कि आपके लिए मैक्सिमम टाइम है, तो मैं सिर्फ जस्ट कंसाइज से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। टॉपिक के डोमेन में, टॉपिक से सर हटिएगा सर मत। सर 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 एक तो आपने 181(4) के तहत आपने बोला है कि आफ्टर 20-15 ईयर जो सवाल करें, पैदा सवाल करें को, वो मुझे पता है, तो क्वेश्चन करें इसके ऊपर। तो सर इसमें एनटीएन का क्या आपने बताया था, चूंकि यहाँ पे इंटरप्शन हो गई थी सर। वो आप लेक्चर को दोबारा रिवाइज करेंगे। मैंने चलो कहा था कि अच्छा। 2015 बस सीएनसी इज इक्वल टू एनटीएन बस। ओके सर। अच्छा दूसरा सर आपने बताया कि जो बंदा बाहर विजिट करता है फॉरेन कंट्री में, तो उसका एमआईएस पे और मालूमात पे वो रिकॉर्ड आ जाता है। मैंने टूर किया था लेकिन मेरा तो नहीं आया सर। और यार कोई बदमाश भी होते हैं, वकीलों को माफी हासिल है, इस्तिस्ना है। सर ये कैसी बात है? अच्छा अच्छा नहीं, दूसरा ये सर वही आप बात है। आपका नहीं अच्छा आया, सर शुक्र करें बच गए आप। अच्छा अच्छा दूसरा सर आपने जो प्रैक्टिकल कोर्सेज में वो करवाए थे, तो उसमें 3-4 चीजें आपने बताई हैं। उसको एक यहाँ तो रेफर नहीं करना। तैयब भाई यहाँ रेफर नहीं करना, इसको यहीं पे रखें, आज की क्लास तक रखें, उसको रेफर ना करें प्लीज। ओके सर, ओके सर, हाँ, ओके आज सर। की क्लास में सवाल आते पूछें, ठीक है। और अगली तो अगली क्लास में, अगली क्लास में यूट्यूब से देख के आना कैंडिडेट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक अल्लाह। यू। राना जुबैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राना साहब। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम किसी को न्यू रजिस्टर कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को, हाँ तो हम जी। आईडी कार्ड नंबर इंटर करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो बंदा किसी और नाम से रजिस्टर होता है वहाँ पे, तो उसको हम किस तरह चेंज है करेंगे? किसी और नाम से? ये सर।
यार ये तो पहली दफा मैंने सुना है कि किसी और नाम से, उसी ये नाम से प्रैक्टिकली हुआ मेरे साथ के हमने एक बंदे को करवाना था परसों वाले दिन फाइलर। आप ये कह लेकिन लें कि उसके वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, हाँ जी उसका सर नेम जी में सर मसला आ रहा है, उसके जी नेम जी के सर मसले को अगेन आपको FBR को helpline@fbr.gov.pk वहां पे ठीक है ईमेल भी करनी पड़ेगी, CENAC अटैच भी करना पड़ेगा, तो करेक्ट हो ठीक है जाएगा। अगर ना हो तो आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सैयद समर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी हुक्म रिक्वेस्ट ये करें। है कि सर जब ऑन कैंपस वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हाँ वो जी, उनके क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते, आंसर तो आपका वो फिर उससे रिलेवेंट वो फिर बात ही नहीं समझ आती। मैं चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह का छोटा सा मैकेनिज्म हो कि उनकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए, तो उससे ही होगा कि हमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी उनके क्वेश्चन ये की वजह से। आप ये हुक्म आपका समझे कि हमने मान लिया, अगली बात करें। दूसरा एक छोटा सा इशू भाई ये था अगली दफा याद करवाना कि कि मैंने ये इनका हुक्म जो है ना वो नहीं नहीं कबूल सर, कर। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। जी जी। तो अच्छा, दूसरा ये था कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो वो मेरा डे फर्स्ट है, तो जब से मैं जॉब कर रहा हूँ तो वो इनकम टैक्स कटता है, लेकिन रिटर्न ठीक फाइल है। नहीं किया था कोई 4-5 साल पहले ना, एम ही कर दिया था, लेकिन उसके अच्छा। बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, पहले इनरोल कर दिया था, रिटर्न कोई नहीं फाइल किया था, हम्म। तो अभी वो स्टेटस वैसे ही चले जा रहा है, तो अभी वो मैं सोच रहा था कि करना आपने ना चाहिए। एम ही कर दिया, मतलब आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की, आपने जी रिटर्न जी फाइल की। जी ठीक सर। है, तो कोई नहीं, हम पहली बार रिटर्न, आपकी पहली रिटर्न मैं भर के दूंगा आपको बगैर पैसों के सर क्लास में। थैंक यू, सो ठीक नाइस है, ऑफ यू सर। और कोई हुक्म? सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू, सो नाइस चलें, ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बेयरिंग मी। सी यू टुमारो। थैंक यू, अल्लाह।